क्या ये मास्टर शीट तो कराए बड़ा मास्टर शीट की बुक तो कराए कैसे हैं चेक किया था कुछ बाकी नहीं। सारा हो गया ना मैं बुक से चेक कर रहा था, मैं आधी बना ली बुक हुई है, आधी रीड कर ली, वो आधी बाकी है। आई क्विक बुक के साथ हाँ करो क्रॉस चेक करो। क्रॉस चेक करो सब करो स्टार्ट करें मैं औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन स्टूडेंट सबसे पहले आप कंफर्म करें आपके पास आवाज़ स्क्रीन सब ठीक है ऑल इज़ ओके। आसमा बेटा इंटरनेट की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा, अगर किसी वक्त मेरी तरफ से या आपकी तरफ से इंटरनेट में इशू आएगा तो थोड़ा सा लेग आएगा, अदरवाइज़ जब रिकॉर्डेड वर्जन में आपको वीडियो मिलेगी तो बिल्कुल क्लियर होगी। ठीक है, यही चीज़ रिकॉर्डेड में देखोगे तो बिल्कुल क्लियर होगी। ओके भाई, आज के सेशन का पर्पस है आपको करीब आ जाना, इतना दूर दूर बैठता है तो अच्छा, आज के सेशन का पर्पस है कि आपको 10 तारीख पे, जो आज की डेट है, 10 बजे से लेके सुबह को और रात को 10 बजे तक पूरा KF2 रिवाइज़ कराया जाए। तो क्या ये मुमकिन है? तो लेट्स गिव इट अ ट्राई। अगर ये मुमकिन है, अब मेरी तरफ से मुमकिन है, मेरी तरफ से, आपकी तरफ से मुमकिन है कि नहीं है? हिम्मत है? पढ़ोगे, लड़ोगे, देखते हैं कितना आप करते हो। अच्छा देखिए, हमारा मेन पर्पस आज सिर्फ़ और सिर्फ ये नहीं है कि बैठ के पढ़ी हुई चीज़ों को हम दोबारा रिपीट करें। मैं रिपीट नहीं करूँगा, इंशाअल्लाह वैल्यू ऐड भी करूँगा। और वैल्यू ऐड किस तरीके से होगा? इतना सारा कोर्स है, एक दिन के अंदर उसको कंप्लीट रिवाइज़ करने का मकसद ये है कि हम एग्ज़ाम की तरफ, पेपर की तरफ कौन से सवाल आते हैं, कौन से सवाल आ सकते हैं, उसको प्रायोरिटी रख के रिवाइज़ करें। इसका मतलब है कि कुछ चीज़ें जो मुझे पता है कि एग्ज़ाम में आती हैं या आ सकती हैं, उसको प्रायोरिटी दी जाए। क्योंकि यही बात मैं अगर आपको ड्यूरिंग क्लासेस बताऊंगा कि ये बात पेपर में आती है और ये नहीं आती, तो जो नहीं आती तुम उसके साथ क्या करोगे मुझे पता है। और अगर वो नहीं आती पेपर में और आपको फिर भी समझनी चाहिए, क्योंकि जो पेपर में बात आती है उसके लिए ज़रूरी है, वो डायरेक्टली तो सवाल नहीं बनता मगर पढ़ाना ज़रूरी है। तो आज हम ऐसा तरीका अख्तियार करेंगे कि सारा कोर्स एग्ज़ाम ओरिएंटेड रिवाइज हो जाएगा इंशाल्लाह। सारा कोर्स होगा एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा, उस तरफ रिवाइज भी हो जाएगा। बीच में हम ब्रेक ज़रूर करेंगे, मगर ब्रेक थोड़े से शॉर्ट होंगे तो टाइम पे वापस आ जाइएगा। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप लोग आओगे ऑनेस्टली, क्योंकि इस सेशन में मेरा मकसद सिर्फ उन बच्चों के लिए था जिन्होंने मुझसे नहीं पढ़ा या फिर मुझसे पढ़ा था बट भूल गए।
तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी नज़र आ रहे हैं, थ्रू आउट बैठे थे, तो अच्छी बात है। चलो अब आपके लिए जो वैल्यू एड होगा वो वैल्यू एड क्या होगा, एग्ज़ाम से लिंक हो जाएगी आपकी हर एक चीज़। मैं कोशिश करूँगा कि कुछ चीज़ें लिखूँ भी ताकि आपको, और मिनी नोट्स तो मिल गए थे, अब माइक्रो भी मिल जाएं। आज के सेशन को यूज़फुल बनाने के लिए आपकी मुझे सिर्फ एक चीज़ चाहिए, वो अटेंशन। अब चूँकि आप इंसान हो इसलिए मैं बीच में ब्रेक करूँगा, ब्रेक शॉर्ट होगा, जल्दी वापस आ जाइएगा। ऑनलाइन ठीक है, ये आप पे भी बातें अप्लाई करती हैं। अब सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें, जिसके पास ये मेरी मास्टर शीट होगी वो अपने साथ रखेगा, और जिसके पास नहीं होगी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, वो मेरी बातों को नोट करेगा। आप कोई ऐसे स्टूडेंट जो दूसरे टीचर से पढ़े हैं, आप अपने नोट्स को, रेलेवेंट टॉपिक्स को ओपन कर लो रेफरेंस पर्पज़ के लिए। हम उस पर डिपेंड नहीं करेंगे, हम डिपेंड करेंगे आज की बातों पे, ठीक है। सबसे पहले अल्लाह के नाम से हम शुरू करते हैं। इनकम टैक्स से हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि वो बड़ा कोर्स है, और हम स्टार्ट करेंगे इस तरह कि हम अब ऑर्डर में जाएंगे, सीरियल में जाएंगे। पहला टॉपिक दूसरा टॉपिक सेम ऑर्डर में होगा ताकि आपकी कंप्लीट कवरेज हो। तो मैं चूँकि अपने ऑर्डर से जाता हूँ, मेरा ऑर्डर जो है वो मास्टर शीट नंबर 1 से स्टार्ट होगा और वहाँ से चीज़ें आपकी रिवाइज़ होंगी। और अब अगर आप उन्हीं चीज़ों को जो पहले दिन पढ़ी थी देखोगे तो आपको बहुत बेहतर समझ आ रही होंगी। सबसे पहली चीज़ मेरे बच्चों, ऑनलाइन स्टूडेंट्स तवज्जो कीजिएगा और नोटिंग करते रहिएगा। कुछ नई चीज़ें आ रही होंगी, नोटिंग करते रहिएगा, ठीक है। ऑनलाइन बेटा क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं? अली अब्बास पूछ रहे कितने क्या कह रहे हो? हाँ चलो जानिए स्टार्ट है। चले बिस्मिल्लाह बेटा, बिस्मिल्लाह। स्टार्ट में मेरी दुआ है कि अल्लाह करे आज आपके लिए आसानी हो, आज का सेशन आपके लिए यूज़फुल हो और आप सबका पेपर पास हो। बेटा सबसे पहले हम एक तोड़ो जो तोड़ना तोड़ो, मुझे कोई टेंशन नहीं है, बस पढ़ो सिर्फ। मेरी कोई अगर कहो तो सोफे आगे कर दूं, लेट के पढ़ जाना, इस चीज़ की मुझे टेंशन नहीं है, रिलैक्स करो बेटा। आज जो हमारा ये सेशन इंशाअल्लाह अब आपकी 10 to 10 जो होगा ना, ये पहली ट्रेडिशन डाल रहा हूँ मैं। काफ़ी सारी जो प्रोफेशन है, सीए प्रोफेशन की टीचिंग में मेरी अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रीब्यूशन है। ये जो आप देख रहे हो ना वर्कशॉप्स, ये मेरी इन्वेंशन थी। पहली दफ़ा वर्कशॉप बैक इन 2006 मैंने की थी और 7 घंटे की वर्कशॉप थी और 7 घंटे पढ़ाया था रमज़ान में मैंने। और जैसे ही घर गया था बीमार हो गया था, अगले दिन बीमार पड़ी क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था। अब मेरे लिए 10 to 10 पढ़ाना कोई मसला नहीं है बेटा। सबसे पहली बात यह है हमारी कि अब हम आते हैं कॉन्सेप्ट्स को कनेक्ट करके रिवाइज़ करने में। सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है चार्ज ऑफ टैक्स। बिल्कुल बेसिक से लेके पूरा इंशाल्लाह कवर कराऊंगा, बस आप हिम्मत रखें। चार्ज ऑफ टैक्स में ये ऐसे नहीं है, बच्चों वाली बातें नहीं है, वैल्यू एड होगा। कैसे वैल्यू एड होगा ज़रा सब्र कीजिएगा। चार्ज ऑफ टैक्स क्या है? टैक्स को इम्पोज किया गया है, करेक्ट। सेक्शन 4 चार्ज ऑफ टैक्स क्रिएट कर रहा है। चार्ज ऑफ टैक्स का मतलब क्या है? इनकम टैक्स को इम्पोज किया गया है और चार्ज में हमें बताया जाता है कि टैक्स किस पे इम्पोज हुआ, पर्सन पे। और कौन सा पर्सन, कंडीशन क्या है, उसके पास होनी चाहिए टैक्सेबल इनकम कितने पीरियड की, पूरा टैक्स ईयर गुजर जाए। और टैक्स कैसे वर्कआउट होगा? टैक्स रेट लगाएंगे टैक्सेबल इनकम पे। इसका मतलब है कि यहाँ से हमें पता तो चला कि इनकम टैक्स इम्पोज किया गया है पर्सन पे, पूरे एनुअल टैक्स से सालाना है। ये भी पता चला कि उस पर टैक्स रेट भी प्रोवाइडेड होंगे, मगर ये नहीं पता चला कि कितना टैक्स। चार्ज में ये नहीं पता चलता कि कितना टैक्स देना पड़ेगा। क्वांटिफिकेशन का प्रोसेस होता है एक और, उस प्रोसेस को कहते हैं असेसमेंट। क्या कहते हैं उसको? आपने पढ़ लिया ना असेसमेंट। असेसमेंट क्या है? ये क्वांटिफिकेशन है उसी चार्ज की।
वो जो चार्ज था ना उसको क्वांटिफाई करता है। इससे एक्चुअली पता चलता है अमाउंट। मैं इसके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, चार्ज को क्रिस्टलाइज करता है, क्रिस्टलाइज करके क्वांटिफाई करता है असेसमेंट। क्लियर है अब असेसमेंट? जो टैक्स लगा तो देना भी तो पड़ेगा ना, तो पता कैसे चलता है कितना टैक्स देना है? वो असेसमेंट से पता चलता है। तो असेसमेंट क्या है? ये प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस? जिसमें टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी क्या होती है? डिटरमिन होती है। इस प्रोसेस में पता चलता है पर्सन ने कितना टैक्स देना है, क्योंकि चार्ज ने अमाउंट नहीं बताया होता, चार्ज ने सिर्फ बताया होता है कंडीशंस, चार्ज ने कंडीशंस बताई होती हैं, मगर जो प्रोसेस हमें बताएगा कि देना कितना है वो असेसमेंट कहलाता है। अब चूंकि असेसमेंट का पहला काम टैक्स पेयर खुद करता है। कैसे करता है वो खुद? वो रिटर्न जब फाइल करता है ना तो उसमें वो सारी कैलकुलेशंस खुद कर रहा होता है। जब वो रिटर्न फाइल करता है, आपने रिटर्न भी पढ़ा, रिटर्न फाइल करते वक्त उसमें वो क्या करता है? बताता है मेरी इनकम कितनी थी, और जो कुछ आपने पढ़ा है उसके हिसाब से वो बिजनेस इनकम, सैलरी इनकम, सारी कैलकुलेशंस करता है। जब वो कैलकुलेट हो जाती हैं तो इन अदर वर्ड्स उसने क्या किया? उस पर्सन ने एक प्रोसेस फॉलो करके, क्या प्रोसेस फॉलो करके? जिस प्रोसेस था वर्किंग करके क्या डिटरमिन किया? अपनी टैक्सेबल इनकम। क्या डिटरमिन किया? अपनी टैक्स लायबिलिटी। तो और फिर उसकी पेमेंट की। इसका मतलब पहली असेसमेंट टैक्स पेयर खुद करता है। रिटर्न फाइल करके पहली असेसमेंट वो खुद करता है, उसे हम कहते हैं सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट कहते हैं उसे। तो रिटर्न और असेसमेंट आपस में कनेक्टेड है, इस तरह कनेक्टेड है, ठीक है। असेसमेंट की पहली किस्म सेल्फ असेसमेंट डिपेंड किस पे करती है? रिटर्न के फाइल होने पे, रिटर्न के कंप्लीट होने पे। और अगर वो रिटर्न फाइल ही नहीं करेगा तो फिर असेसमेंट की एक और किस्म है। चूंकि वो असेसमेंट कर ही नहीं रहा खुद, तो डिपार्टमेंट कहता है हम असेसमेंट करेंगे तुम्हारी, और उसको कहते हैं बेस्ड जजमेंट असेसमेंट, जिसका दूसरा नाम है एक्स पार्टी असेसमेंट। एक्स पार्टी असेसमेंट। एक्स पार्टी असेसमेंट का मतलब है एब्सेंस ऑफ पार्टी। वो आया ही नहीं, हम असेसमेंट कर रहे हैं तेरी। कैसे नहीं आया? रिटर्न तो नहीं दिया ना उसने, नहीं दिया तो हम करेंगे ना। अब आप में से कितने, जो ये मुझे तो पता है, आपको जो मुझसे मेरे स्टूडेंट है वो तो पढ़ चुके हैं, इनके रिवीजन है। कोई ऐसा बच्चा जिसको ये कॉन्सेप्ट ना पता हो, ताकि मैं असेस करूंगा अपने आप को, मैं एडजस्ट करता हूँ आपके साथ, ठीक है। कोई ऐसा बच्चा जिसको ये कनेक्शन पहले नहीं पता था कि असेसमेंट भी कनेक्टेड है इस तरह, मुझे इन्फॉर्म करे बेटा। कोई है इस वक्त क्लास में? अब इन द मीन टाइम मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए, असेसमेंट हो गई चाहे कोई सी भी थी, मगर असेसमेंट की टाइप्स होंगी। असेसमेंट की पहली टाइप तो रिटर्न से कनेक्ट हो गई, मगर असेसमेंट की दूसरी टाइप रिटर्न के एब्सेंस में थी, और ये दोनों असेसमेंट्स कहलाती हैं ओरिजिनल, क्योंकि पहली दफ़ा हो रही होती हैं। तो अगर इसमें कमी बेशी रह गई तो असेसमेंट टैक्स डिपार्टमेंट करता है, जिसको कहते हैं अमेंडेड असेसमेंट। अब अमेंडेड असेसमेंट में आपकी बताई हुई अमाउंट को चैलेंज किया जाता है। उसको चैलेंज करने के लिए एविडेंस चाहिए, उसको चैलेंज करने के लिए एविडेंस चाहिए, और वो एविडेंस आता है ऑडिट से। कहाँ से आता है? इसका मतलब असेसमेंट की एक टाइप है, यहीं पे मैं एक जगह बनाऊंगा इसके लिए। असेसमेंट की एक टाइप है अमेंडेड असेसमेंट, और वो नहीं हो सकती जब तक कि एविडेंस ना हो। किस चीज़ का? 5 याद है बात है, कौन सी? कंसीलमेंट नहीं बोलो, मारूंगा। भाग गई, वो घोड़ा भाग गया, याद है? घोड़ा भाग गया, भाग गई। क्या था? एस्केपमेंट ऑफ असेसमेंट। एस्केपमेंट ऑफ असेसमेंट क्या था? कंसीलमेंट करना। ये एग्जाम्पल थी कंसीलमेंट। फिर क्या था? लो रेट। और क्या था? तो क्या मार रहे हो? ऑर्डर में बताओ ना। अंडर असेसमेंट था, और क्या था? लो रेट था, और क्या था? एक्सेसिव रिलीफ, एक्सेसिव रिफंड। ये पढ़ेंगे, ये टेंशन ना लो बेटा, जिसने नहीं पढ़ा पढ़ाऊंगा, ये अभी पढ़ा नहीं रहा मैं आपको, बुनियादी कनेक्शंस बना के फिर स्टार्ट कर रहा हूं। तो अगर वो असेसमेंट करेंगे, अमेंडेड असेसमेंट होगी, तो उसके लिए एविडेंस तो चाहिए ना। एविडेंस कलेक्शन कहां से होता है मेरा बच्चा, बताओ? एविडेंस कलेक्शन होता है ऑडिट से। ऑडिट का प्रोसेस भी लिंक हो गया इसके साथ।
ऑडिट भी लिंक है। ऑडिट में एविडेंस कलेक्ट होता है जिसमें पता चलता है कि इसने इनकम को छुपाया था, एक्सपेंस को फेक बुक किया था, मिस क्लासिफिकेशन की थी, एक्सेसिव रिलीफ यानी एग्जेम्पशंस गलत दी थी, एक्सेसिव रिलीफ यानी इसने टैक्स क्रेडिट गलत दिए थे, तो उसके बाद इसको नोटिस दिया जाता है अमेंडेड असेसमेंट का, यानी इसके अंदर कनेक्टेड प्रोसेसेस है। अब आ गया उस बंदे पे एक बिल। भाई रेस्टोरेंट में जाते हैं तो किसी एक ने तो बिल पे करना होगा ना, बिल आ गया, ठीक है। अब ये बिल कौन पे करेगा? टैक्स पेयर पे करेगा। अब जब पेमेंट करने की बारी आई तो उसने क्या कहा? मेरे पास पैसे ही नहीं, क्योंकि ये मेरे पे बनते ही नहीं है तुम्हारे। मैं तो चैलेंज करता हूं, मैं तो चैलेंज करता हूं आपके इस टैक्स को। तो चैलेंज करने का यानी कि टैक्स डिपार्टमेंट के अफसरान, कमिश्नर साहब आज चाय नहीं आई मेरी यार अभी तक, हाँ रोज चाय। तो कमिश्नर साहब किंग नहीं है, लॉ मेकर नहीं है, एक सरकारी मुलाजिम है, अपना काम करते हैं, उसकी बात फाइनल, यानी बेशक वो कमिश्नर है, बीवी थोड़ी है कि उसकी हर्फ आखिर हो, बीवी जो बोलेगी वही होगा। भाई उसको मैं चैलेंज करूंगा ना, कहाँ चैलेंज करूंगा बताओ? एक और प्रोसेस है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं मेरे बच्चों बताओ? उसको कहते हैं अपील। अपील में जाके हम उसको चैलेंज कर रहे होते हैं। अपील के फिर आपने पढ़े थे लेवल्स। क्या लेवल पढ़े थे आपने? कमिश्नर अपील, अपेलेट ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कोर्स में नहीं था, क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पढ़े थे ना। ये सारी रिवाइज होंगी, सारी चीजें रिवाइज होंगी। इसका मतलब हुआ कि इस प्रोसेस में टैक्स के इस पूरे प्रोसेस में बड़े बड़े सारे कॉन्सेप्ट्स कनेक्टेड हैं। अब देखना मैं इन चीज़ों को कैसे कनेक्ट करता हूँ। एक इसी चार्ट में अब मैं करने वाला हूँ एक और एडिशन। पूरा कोर्स कनेक्टेड है, पूरा कोर्स, और उसका मैंने एक तजुर्बा किया है, मगर उसके लिए अवेलेबल प्रिंटिंग मशीन ही मुश्किल से मिल रही थी। वो जो बाहर एक मैंने पूरा वॉल बनाई हुई है, ये पूरी फ्लो चार्ट में मैं बना रहा था, मगर मुझे कहा गया फ्लो चार्ट में बनेगी कैसे? मैंने कहा जब तक वो ढूंढे तब तक मैं यहाँ बना लेता हूँ। इस पूरा कोर्स सिंगल फ्लो चार्ट में मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। पूरा कोर्स एवरीथिंग कनेक्टेड है आपस में। इसीलिए आज आपने ना कनेक्शंस बनाने हैं। आज आपका वैल्यू एड क्या होगा? कनेक्शन के अलावा आपने एग्जाम के साथ कनेक्ट करना है। अब यहाँ देखो, असेसमेंट का प्रोसेस था, चार्ज का था, और ये दोनों प्रोसेस इन अदर वर्ड्स स्टेजेस हैं। जो कौन से प्रोसेस स्टेजेस हैं ये देखें, स्टेजेस इसकी, ये प्रोसेसेस हमारे चार्ज ऑफ टैक्स वाला और असेसमेंट का, ये वाले जो प्रोसेसेस हैं ना, ये कनेक्टेड हैं। कनेक्ट होने के अलावा आपस में स्टेजेस हैं, एक लेवल 1 एक लेवल 2। लेवल 1 पे चार्ज क्रिएट होगा, लेवल 2 पे क्वांटिफाई होगा। तो जब क्वांटिफिकेशन की जाएगी तो यहां से इस प्रोसेस को करते कैसे हैं, इसको परफॉर्म करने के लिए फिर एक फ्लो चार्ट बनेगा। कौन सा? टैक्स कैलकुलेट होता कैसे है, टैक्स कैलकुलेट होता कैसे है, इसका मास्टरशीट नंबर 1 पे ही एक फ्लो चार्ट बना हुआ है, और ऑब्वियसली सबने रिवाइज भी करना है तो हम मिलके बनाते हैं। सबसे पहले अब देखना, सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आपके पास आते हैं 5 एड्स, ठीक है, ताकि आपको रिवाइज हो जाए सारा कुछ। बेसिक्स हैं कॉन्सेप्ट बनाने के लिए। इसमें सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन्स और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इन सब हेड्स में सबसे पहले आपको चाहिए अमाउंट चार्जेबल। आज बताएं इसको इनकम क्यों नहीं बोला गया, अमाउंट चार्जेबल क्यों बोला गया? क्योंकि इसमें अमाउंट बोलने की वजह थी कि कुछ नॉन इनकम्स को भी चार्ज किया गया था। नॉन इनकम जो हकीकत में इनकम नहीं थी। इसकी एग्जाम्पल क्या थी? इसकी एग्जाम्पल थी नॉन एडजस्टेबल अमाउंट। कहाँ पे? प्रॉपर्टी में। वो इनकम थोड़ी है, तो उसको चूंकि नॉन इनकम्स को भी डीम करके टैक्स करना था, तो इनकम नहीं बोला, क्या बोला? अमाउंट चार्जेबल। और इससे लेस करते हैं डिडक्शंस अलाउड। अब बताओ डिडक्शन क्यों कहा, एक्सपेंडिचर क्यों नहीं कहा? क्योंकि सिर्फ एक्सपेंडिचर की डिडक्शन नहीं थी, हमने 3 किस्म की डिडक्शंस पढ़ी थी। आपने देखा था कि एक्सपेंडिचर के लिए भी डिडक्शन मिलती है,
आपने देखा था कैपिटल गेन में लॉस की भी डिडक्शन थी। लॉस वो एक्सपेंडिचर थोड़ी है कि एक कैपिटल एसेट पे गेन था दूसरे पे लॉस था, तो लॉस को डिडक्ट कराया था। आपने देखा था डेप्रिसिएशन में अगर डेप्रिशिएबल एसेट डिस्पोज ऑफ हो, लॉस हो जाए, उसको भी डिडक्ट करते हैं। तो चूंकि सिर्फ एक्सपेंडिचर नहीं लेस होता, लॉस भी होता है। और तीसरा क्या है जो डिडक्ट कराना था, तो नाम इसने रखा डिडक्शंस, वो था अलाउंस। रिमेंबर, रिपेयर अलाउंस, जो एक्सपेंडिचर भी नहीं था, डीम डिडक्शन थी, कोई रिपेयर नहीं हुआ फिर भी कहता है कितना 1/5 बोल यार, रटा मार, कितना 1/5 ऑफ रेंट चार्जेबल टू टैक्स। तो ये तीन चीजें उसने अलाउ करनी थी, तो उसने नया नाम क्या क्रिएट, एक्सपेंडिचर बोलता एक मिलता, एक्सपेंडिचर नहीं बोला, क्या बोला, डिडक्शन। आपको अब समझ आई वाई अमाउंट चार्जेबल, वाई डिडक्शन अलाउड, क्योंकि वो ना सिर्फ इनकम और एक्सपेंस तक महदूद नहीं रहना चाहता था। वो इनकम स्टेटमेंट नहीं बना रहा था कि इनकम होगा एक्सपेंस होगा, वो टैक्स की कैलकुलेशन कराना चाहता था। तो कहता है मैं इनकम की जगह अमाउंट बोलूंगा चार्जेबल, ताकि कुछ भी उसमें डाल सकूं, डीम्ड करके किसी नॉन इनकम को इनकम बना सकूं। और डिडक्शन में कहता है एक्सपेंडिचर बोलूंगा तो नेरो हो जाऊंगा, कुछ भी डिडक्ट करा सकूं। तो हमने पढ़ा, अब हमें समझ आया कि वो नॉन इनकम को इनकम बना रहा था, डिडक्शन में एक्सपेंडिचर से हटके दो चीजें और ऐड कर रहा था। क्लियर? कुछ कॉन्सेप्ट बेहतर क्या मिलेगा इसके बाद? अब आप बताओ, लॉस को कनेक्ट करो। अभी आपने लॉस भी पढ़ लिया ना, लॉस को कनेक्ट करना। बताओ अगर ये माइनस हो गया तो हमारे पास किस हेड में लॉस नहीं आ सकता? सैलरी में लॉस नहीं आ सकता। अब बताओ जब हम इसमें वेरियस इनकम्स को, ये तो हमें मिल गया इनकम अंडर द हेड, इनकम अंडर द हेड, और जब हम अगला स्टेप करते हैं क्या करते हैं? सम करते हैं। किसका? सम ऑफ ऑल इट्स। रिमेंबर नाउ, रिमेंबर नाउ दिस इज द स्टेज जहां तुमने लॉसेस को टेकअप करना है। यहां तुमने जब इस स्टेज पे पहुंच गए ना, तो यू नीड टू टेकल लॉसेस। यहां के लॉस को टेकल करोगे। सबसे पहले देखोगे कि किसी हेड की इनकम अंडर द हेड नेगेटिव तो नहीं आ गई, यानी करंट लॉस तो नहीं है, करंट लॉस तो नहीं है, क्योंकि सवाल में दो किस्म के लॉसेस होते हैं, हो सकते हैं, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस और करंट लॉस। करंट लॉस इस कैलकुलेशन में आया होता है, किसी एक हेड में नेगेटिव हो चुका होता है, और अगर वो नेगेटिव हो चुका होता है से हमारा बिजनेस में लॉस था, तो फिर उसकी फर्दर आइडेंटिफिकेशन करते हो कि कौन सा, क्योंकि लॉसेस मैंने आपको जो चार्ट बना के, जो आज भी हम पढ़ेंगे, तो लॉसेस में मैंने आपको बताया था कि हर किसी की ट्रीटमेंट अलग होती है। और सबसे पहला लॉस जब आता है ना, तो पहला स्टेप क्या होता है प्रैक्टिकल में, सवाल में, उसको सेट ऑफ करना। करंट लॉस में तुमने कैरी फॉरवर्ड नहीं देखना, ये प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं एग्जाम की, कि यू नीड ओनली कि ये याद रखो कि सेट ऑफ होगा कि नहीं होगा। होगा तो कैलकुलेशन में सेट ऑफ कर दो, और नहीं होगा तो इग्नोर मार दो, छोड़ो उसको। सपोज करते हैं कि बिजनेस में लॉस था, अब बिजनेस का लॉस किसी और इनकम से सेट ऑफ हो सकता है? हो सकता है, सिवाय सैलरी से, कोई सैलरी इनकम से कोई लॉस सेट ऑफ ये अवेलेबल नहीं है, इसको छोड़ के बाकी से सेट ऑफ करना ही कर दो। मगर अगर सपोज कर लो कि वो लॉस कैपिटल गेन का था, वो लॉस, अब इसको क्या करोगे? इग्नोर, एज इफ के कैलकुलेशन में वो फिगर है ही नहीं, उसको छोड़ के बाकी को सम करो। सम ऑफ ऑल हेड्स में वो लॉस नहीं लाना, सम ऑफ ऑल हेड्स को करते वक्त उस नेगेटिव अमाउंट को नहीं लेना जो लॉस है, ऐसा जो सेट ऑफ नहीं हो सकता। मेरी उम्र क्या है? 33। 24 बना दिया, वाह। मैंने कहा यार आज शायद तुमने 33 बोलना था, मैंने तो 24 का बनाया था खुद को। तो चलो मैंने कहा चलो मैं खुद को 33 बना देता हूँ, थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं। 33 और तुम लोग कितने हो? 24। रिमेंबर 3 3 2 4। 3 पहला क्या था? वो लॉसेस जो सेट ऑफ नहीं हो सकते, वो लॉसेस जो सेट, अगला 3 क्या था? वो लॉसेस जो सेट ऑफ हो सकते हैं।
और 2 क्या था, वो लॉस जो कैरी फॉरवर्ड, और 4 जो कैरी फॉरवर्ड हो सकते। बताएं कौन से लॉस सेट ऑफ हो सकते हैं, पढ़ेंगे, मैं इनको चेक कर रहा हूं। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इन नॉर्मल बिजनेस और अदर सोर्स, ये सेट ऑफ हो सकता है ना। इनको नेगेटिव आ जाए, दोबारा सुनिएगा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, नॉर्मल बिजनेस, स्पेकुलेशन नहीं, नॉर्मल बिजनेस, अदर सोर्स, ये 3 लॉसेस हैं। अगर इसमें नेगेटिव आ जाए तो सम ऑफ ऑल हेड्स करते वक्त इसको ऐड कर लो ताकि वो सेट ऑफ हो जाए। मगर अगर लॉस आया, करंट लॉस अगर आया है, कौन सा, वो 3 जो सेट ऑफ नहीं हो सकते, कौन से नहीं हो सकते थे, कौन से, स्पेकुलेशन लॉस, कैपिटल एसेट वाला कैपिटल लॉस, सिक्योरिटी वाला कैपिटल लॉस। तो इससे सम ऑफ ऑल हेड्स करते वक्त इग्नोर, सम में नहीं लाओगे। आगे बढ़े। अच्छा, अब कैरी फॉरवर्ड लॉस को कैसे टैकल करेंगे, क्यों एंड में इधर ही आएगा। सुनो मेरी बात तवज्जो से, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। जब लॉस के कैरी फॉरवर्ड को वो एग्जामिन करेगा तो ऐसे नहीं करेगा। अब ये आपको बताने की जरूरत नहीं है सवाल में, प्रैक्टिकल में कि कैपिटल लॉस था और ये थ्योरी लिखना शुरू कर दो उसके लिए। भाई इग्नोर मारा ना, बस काफी था, इग्नोर मार के सवाल में आगे बढ़ जाओ। ये ना करो कि थ्योरी लिखना शुरू कर दो कि भाई सिंस द लॉस इज ऑफ द कैपिटल नेचर और ये कैपिटल एसेट वाला था, 6 साल कैरी फॉरवर्ड होगा। ये नहीं पूछता आपसे प्रैक्टिकल में। हाँ, थ्योरी पूछे, क्या पूछेगा पता है, डिस्कस the provisions of income tax ordinance and the rules made thereunder with respect to set off and carry forward of capital loss तो लिखना, वरना जरूरत नहीं है ये बात लिखने की कि कैरी फॉरवर्ड कितना होगा। इसका मतलब सम ऑफ ऑल हेड में लॉस आ जाए तो वी ओनली डील विथ सेटिंग ऑफ नॉट कैरी फॉरवर्ड। हाँ, कैरी फॉरवर्ड को कैसे प्रैक्टिकल में लाएगा, पता है क्या करेगा, नोट्स में एक बात लिखेगा, इसका कैरी फॉरवर्ड लॉस है। अब इसको कैसे टैकल करेंगे, यहां सबसे पहले याद रखेंगे कि कैरी फॉरवर्ड को कितना टाइम हुआ है। क्या वो लॉस कैरी फॉरवर्ड हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। अगर वो लॉस 2 है, 24 वाला 2, यानी वो लॉस किसका है, बोलो, प्रॉपर्टी का है या अदर सोर्स का है, वो कैरी फॉरवर्ड हो ही नहीं सकता। इग्नोर कौन सा लॉस होगा अगर वो हमें डेटा में दे रहा है, कहता है वो लॉस कैरी फॉरवर्ड हुआ, कौन सा लॉस कैरी फॉरवर्ड हुआ। अगर कहता है प्रॉपर्टी का लॉस कैरी फॉरवर्ड करके दिखा रहा है, अदर सोर्स का वो कैरी फॉरवर्ड होता ही नहीं, इग्नोर कर दो उसको। अब अगर बाकी लॉसेस हैं तो उसमें से 4 लॉसेस में से 3 लॉस 6 साल तक कैरी फॉरवर्ड होते और 1 3 साल तक होता है। अब 6 साल वाले कौन से थे, नॉर्मल बिजनेस, स्पेकुलेशन लॉस, कैपिटल एसेट वाला लॉस, ये हैं। तो सबसे पहले 6 साल काउंट करो उसके कि कितना कैरी फॉरवर्ड किया इसने, कितना कैरी, इसके 6 साल गुजर तो नहीं गए, अगर गुजर गए तो इग्नोर मारो, 6 साल गुजर गए इग्नोर मारो, क्योंकि 6 साल तक कैरी, करंट ईयर उसका 6ठा साल हो उसको हम टैकल करेंगे, और अगर उसका 7वां 8वां साल हो तो हम उसको इग्नोर करेंगे। और अगर वो लॉस सिक्योरिटीज का है 3 साल तक उसको टैकल करोगे, है पिछला टैकल करोगे। ये बात समझ आई। अब टैकल कैसे होगा ये सुन लो, अनएब्जॉर्ब की बात मैं करूंगा, दिन सबर कर, वो जब पहुंचूंगा ना टॉपिक पे तो करूंगा। अब मेरी बात तवज्जो सुनो बच्चों, अगर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस होता है तो सेम हेड से, सेम टाइप से सेट अप होता है, सेम हेड सेम टाइप। और सुनना मेरी बात, अगर वो सेम टाइप सेम हेड से सेटअप होगा तो कब होगा, सम ऑफ ऑल हेड से भी पहले, सम ऑफ ऑल हेड से भी पहले। तो अगर वो कैलकुलेशन करते वक्त सवाल में देखो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस आइडेंटिफाई, पहले देखो कितने साल, कौन सा, फिर क्या करो, जब सम ऑफ ऑल हेड से पहले करते हो ना क्या, इनकम अंडर द हेड भाईजान, वहां से उसको सेट ऑफ मारना, इनकम लेके अगला स्टेप। जैसे यहां था, अगर सपोज करो हमारा लॉस था बिजनेस का, हमारा लॉस है बिजनेस का, और बिजनेस में आपने देखा कि आपकी कैलकुलेशन कुछ यूं होगी
ठीक है, आपका जो फॉर्मेट बनेगा बेटा कुछ इस तरह होगा। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, 3 चीजें लिखते हैं। हेड नोट्स क्या बोलते हैं, उसमें क्या आएगा, सबसे पहले आप टैक्स पेयर का नाम लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, सवाल की रिक्वायरमेंट लेंगे कि क्या है, उसने नीचे लिखा होता है ना कैलकुलेशन ऑफ फला फला फला, और फिर क्या लिखते हैं, टैक्स, ये लाजमी है। फिर यहाँ हम एक हेड आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले सपोज सैलरी है, उसको आइडेंटिफाई किया और प्रेफरेबली अंडरलाइन करना, ताकि आप आइडेंटिफाई कर रहे हो एग्जामिनर के लिए कि आप किस चीज़ की कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब सपोज करें सैलरी में चूंकि आते ही अमाउंट चार्जेबल होंगे, तो यही क्या बन चुका होगा, इनकम अंडर द हेड बन चुका होगा। उसके बाद दूसरा हेड आता है कौन सा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। तो जब आपके पास इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आती है, उसमें अलबत्ता अमाउंट चार्जेबल भी होगा, और आप उससे क्या लेस कर चुके होते हो, लेस करते हैं आप डिडक्शन अलाउड, क्या मिलता है हमें, इनकम अंडर द हेड। अब आ गया आपके पास इनकम फ्रॉम बिजनेस। इस तरीके से ये फॉर्मेट होगा। और इनकम फ्रॉम बिजनेस का तरीका क्या था, क्या पढ़ाया था, इस पे एक सेशन है मेरा रिकॉर्डेड, अवेलेबल है, कुछ दिन पहले, जबरदस्त था ना। उसमें मैंने आपको बिजनेस का कंप्लीट रिवीजन प्रैक्टिकल के लिए दिया था। तो जिसने नहीं देखा जरूर देखे, जरूर देखे, वो सेशन बहुत आपको हेल्प करेगा। अब मुझे बताओ उसमें तरीका स्टार्ट कहाँ से करेंगे, यहाँ अमाउंट चार्जेबल वाला चक्कर नहीं है, हम स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट, जो सवाल में गिवन होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और सिर्फ क्या कर रहे होते हैं, उसमें क्या कर रहे होते हैं, एडजस्टमेंट्स कर रहे होते हैं या लेस, ये चल रहा होता है पूरे सवाल के अंदर। तो इससे हमें क्या मिल जाता है, इससे हमें मिल जाती है क्या, इनकम अंडर द हेड। इसके बाद जो अमाउंट होता है ना, जो नतीजे में निकलेगा, वो क्या बनेगा, इनकम अंडर द हेड। अब यहां आ जाओ, इनकम अंडर द हेड से क्या करोगे, अब देखोगे भाई कोई पिछला लॉस तो नहीं है। अब मैंने यही काम प्रॉपर्टी में क्यों नहीं किया, प्रॉपर्टी में लॉस कैरी फॉरवर्ड होता ही नहीं है, उसमें नहीं करेंगे ये काम, मगर यहां करेंगे। क्या करेंगे, क्या करेंगे, अब लिखो लेस, लिखो सेट ऑफ, क्या क्या लिखो, क्या, ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस। फिर क्या बनेगा आपका, अब बनेगी आपकी क्या, नेट, या सेट ऑफ करने के बाद इनकम अंडर द हेड, जो आगे जाएगी कैलकुलेशन में। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस कहां टेकल होगा, समझ आया आपको, ब्रॉड फॉरवर्ड के लिए क्या क्या करना था, समझ आया। ये अगर कर लो इंशाल्लाह फाइनल का सवाल भी बनेगा, कर लोगे। क्योंकि लॉसेस में 2 ही चीजें थी, मैंने लॉसेस पढ़ा दिया यार आपको कॉन्सेप्ट बनाते बनाते। लॉसेस में 2 ही चीजें होती हैं ना, सेट ऑफ करना और कैरी फॉरवर्ड करना। तो प्रैक्टिकल में कैसे आएगा वो मैंने आपको समझा दिया, ऑनलाइन वाले कंफर्म करो आपको समझ आ चुका है। आओ इधर बेटा। तो जब हमने ये कैलकुलेशंस की, सम ऑफ ऑल हेड्स के वक्त बहुत कुछ होना होता है, सम ऑफ ऑल हेड्स के स्टेज पे हमें देखना होता है लॉसेस को, और कैरी फॉरवर्ड लॉसेस को से पहले देखना होता है। ठीक है, इसमें एक चीज और, अगर फॉरेन लॉस हो, अगर फॉरेन लॉस हो, फॉरेन लॉस हो, इसका मतलब ये है कि आपने देखना है, यहां आके 2-3 पॉसिबिलिटीज होती हैं। एक पॉसिबिलिटी क्या होती है कि आपकी करंट, अब ये अलग चीज बना रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि आपकी एक तरफ फॉरेन पाकिस्तान सोर्स इनकम की कैलकुलेशन कर रहे थे, पाकिस्तान सोर्स, चलो ये तरह थोड़ा सा समझ लो क्योंकि ये भी बात आ रही है आपके लिए। अब ये हुआ नहीं आज तक, मगर हो सकता है कि तुम में वही जो मैं हमेशा बोलता हूं, कोई ऐसा खुशकिस्मत बच्चा जो जहां जाता है बिगाड़ आ जाता है। तो इस वजह से हो सकता है कोई खुशकिस्मत हो तो एग्जामिनर कहे चल भाई इस दफा ये पूछ लेता हूं। सुनो, आज तक उसने नहीं पूछा मगर एक तरीका सीख लो, आ सकता है। वो क्या है कि नॉर्मल पहला मेजर सवाल जब बनाता है ना, उसमें फॉरेन सोर्स इनकम डाल दे। अब वो पता है क्या करता है, रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स इनकम वाले चैप्टर को अलग छोटा सवाल बनाता है, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया था। उसमें 2 बातें पूछता है, उसमें पूछता है उसका फॉरेन क्रेडिट और उसमें पूछता है फॉरेन लॉस। वो कैसे टैकल होगा आप पढ़ चुके हो, रिवाइज भी करोगे आज। मगर अगर वो चाहे फॉरेन सोर्स इनकम किसी भी हेड की दे सकता है। तो प्लीज उस वक्त कंफ्यूज नहीं होना, सुनना मेरी बात। फॉरेन सोर्स इनकम के साथ क्या करते हैं, कुछ भी नहीं। ये देखो अमाउंट चार्जेबल था, ये अमाउंट चार्जेबल जब लिखोगे ना सैलरी में, पहले कौन सा लिखोगे,
अगर किसी भी हेड में फॉरेन सोर्स इनकम दे दे तो उस हेड में पहले पाकिस्तान सोर्स इनकम की वर्किंग करोगे, सेम हेड में फिर क्या करोगे, सेम हेड में अलग कैलकुलेशन नहीं होती, क्या लिखोगे, फॉरेन सोर्स इनकम। ये है हाउ टू कैलकुलेट। अगर फॉरेन सोर्स इनकम दे दे तो किसी न किसी हेड में जाएगी और उस हेड में पहले पीएसआई वर्क करके एफएसआई वर्क करके अब क्या करोगे, अब देखोगे दोनों में पॉजिटिव नेगेटिव तो नहीं है, ये भी पॉजिटिव था ये भी पॉजिटिव था, क्योंकि ऐसा ही होगा, ऐड कर लो, ऐड कर। भाई सैलरी में लॉस थोड़ी आ सकता है उसका, मगर यहां तो आ सकता है ना। तो यहां पता है क्या करना है आप लोगों ने, अगर आपके किसी और हेड में आ गया ना तो एक हेड को सीख लोगे, कहानी आपकी हो जाएगी कंप्लीट। सबसे पहले ये बात है ऐसी जो अभी तक आई नहीं है, मगर आई ना तो परेशान कर देगी आपको और समझोगे कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। अब सुनो, अगर आए ना प्रॉपर्टी में फॉरेन सोर्स इनकम, सबसे पहले क्या करना है मेरे बच्चा, सबसे पहले आप छोड़ो और आप सबसे पहले वर्क करो पीएसआई को, पीएसओ को नहीं, पीएसआई को। पीएसओ पे क्या वर्क करना, बंद ही कर दो इन निदारों को यार। हो गया पीएसआई, सेम तरीका जो आपने पढ़ा था, क्या अमाउंट चार्जेबल डिडक्शन, मगर ये पाकिस्तान सोर्स इनकम, पाकिस्तान सोर्स डिडक्शन होंगी। और सुनो फिर क्या करोगे, फिर उसके बाद देखोगे डेटा, क्या अमाउंट चार्जेबल कौन सा, और इससे लेस करोगे क्या, डिडक्शन अलाउड, क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा इनकम अंडर द हेड, मगर कौन सी, एफएसआई की। अब आपने क्या करना है मेरा बच्चा, जब यहां पहुंचे ना, अब आपने एक चीज का ख्याल रखना है, और वो क्या रखना है कि इन दोनों में ये एक ही हेड है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव था कि ये है हाउ टू टैकल फॉरेन लॉसेस, हाउ टू टैकल फॉरेन लॉसेस, हो गए ये भी टैकल। इसका मतलब क्या है, सारी चीजें फॉर्मेट में आ गई। अब सपोज करो कि इधर थी इनकम और इधर था लॉस, बोल क्या करेगा मेरा बच्चा, इग्नोर करेंगे। क्यों इग्नोर करेंगे, क्योंकि फॉरेन लॉस को पाकिस्तान सोर्स इनकम से सेट ऑफ। अच्छा सपोज करो इसी हेड के इसी हेड के बाद अगले हेड में, यानी बिजनेस में इसकी फॉरेन सोर्स इनकम पॉजिटिव थी, क्या करोगे, नहीं नहीं बात सुन, यहां इधर इधर ये थी, ये दूसरा हेड है, ये इसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम, ठीक है। अब अगर यहां ही उसकी एक और इनकम हो, कौन सी इनकम है, ये बिजनेस इनकम, और इधर ये पॉजिटिव है इनकम अंडर द हेड। अब सेम हेड में आप देख रहे हो, मुझे ये बताओ कि ये हेड डिफरेंट है, मगर फॉरेन सोर्स इनकम में पॉजिटिव फिगर है, यानी इनकम आ गई है, पॉजिटिव है, और सेम ईयर में एक और हेड में फॉरेन सोर्स इनकम है, लॉस में है। क्या इस लॉस को इस फॉरेन सोर्स इनकम के इनकम से सेट ऑफ कर सकता हूं, नहीं कर सकता। एक पॉइंट नोट कर लो, फॉरेन सोर्स लॉस सेट ऑफ ना फॉरेन सोर्स इनकम से किसी और हेड की, ना पाकिस्तान सोर्स इनकम। यानी जैसे ही तुम क्या देखोगे, किसी भी सवाल में फॉरेन लॉस होगा, क्या करोगे, इग्नोर, आंखें बंद कर दो उसको, बस जैसे वो सवाल में ही नहीं, और कंटिन्यू करो। मगर व्हाट इफ के बच्चा ये हो, अब क्या करोगे, अब ये सेटअप हो जाएगा। क्यों सेटअप होगा, पाकिस्तान सोर्स लॉस को फॉरेन सोर्स इनकम से सेटअप होने की इजाजत। क्या ये समझ लिया आप लोगों ने? मैं आपको दे रहा हूं 1 मिनट इसको एब्जॉर्ब करने के लिए। जो मैंने लॉस से मुतालिक बातें की हैं इसको अपने पास लिखो, नोट करो, जो जो आपने सीखा लिखो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लिखवा रहा हूं ताकि आप 1 मिनट बिजी रहो तो मैं चाय तो पी लूं। ऑनलाइन बच्चों लिखो बेटा, जो सीखा है लिखो, जिसने जो सीखा है वो लिखे बेटा। लॉस को कैसे टैकल करेंगे अपने लफ्जों में। 1 मिनट दे रहा हूं, ज्यादा टाइम नहीं अपने पास।
समरी टाइप बेटा हुरैन मुश्किल हो जाएगा, अभी छोड़ दो, अब अपना नोट्स बनाओ, ठीक है। आपको समरी जो है ना, ये मेरी मास्टर शीट है, और अगर तुम्हें बहुत मसला हुआ बेटा बाद में मुझसे रब्ता करना, मैं तुम्हें हाथ से लिख के दूंगा, टेंशन ना लो। अभी सिर्फ सीखो, अपने नोट्स को बनाओ। एक कहावत है, अपनी घोटते नशा थी वे, सुनी है आपने? नहीं, भंग जो होती है ना, उसको वो बनाना पड़ता है। तो कहते हैं बंदा एक आता है दूसरे के पास, पिलाना दो, कहता है इससे नशा नहीं होगा, कहता भंग से तो नशा होता है, कहता है अपनी घोट दे, अपनी मेहनत करो बच्चा, फिर नशा होगा आपको। अब्दुल्ला ताहिर, हर हेड में 2 सोर्सेज की इनकम होती है, हर हेड में 2 सोर्सेज की इनकम होती है, पाकिस्तान सोर्स, फॉरेन सोर्स। फॉरेन सोर्स आएगा ना, कहीं नहीं जाएगी, उसी हेड में जाएगी। पाकिस्तान सोर्स कैलकुलेट करने के बाद उसका तरीका क्या है? वो ही तरीका जो पाकिस्तान सोर्स को कैलकुलेट करते हैं, सेम तरीके से, सेम लॉ के तहत, बस सोर्स डिफरेंट है, लॉ वही है। एक मेरी बात याद रखना, यूके सोर्स का मतलब ये नहीं है कि यूके के कानून के तहत कैलकुलेशन करो। यूके सोर्स का मतलब कमाई यहां हम पाकिस्तानी कानून के तहत उसको कैलकुलेट करेंगे। तो फॉरेन सोर्स को टैक्स करने, कैलकुलेट करने का सारा तरीका वो ये जो पीएसआई का है, सिर्फ उसकी कैटेगरी अलग बना दी, ट्रीटमेंट थोड़ी थोड़ी अलग है। अच्छा मेरे बच्चों, अब आ जाएं आगे। सम ऑफ ऑल एड्स हो चुका है, इसमें लॉस टैकल हो चुके हैं, लॉसेस टैकल हो गए। अब क्या करेंगे? ऐड। क्या ऐड करते हो बताओ? अब आप यहां आके ऐड करते हो एग्जैम्प्ट इनकम। अब हाउ टू टेकल एग्जैम्प्ट इनकम इन क्वेश्चन। सबसे बड़ा पॉइंट, सुनो बच्चे गलती करते हैं, हमेशा अपना पढ़ा हुआ पास हुआ पेपर फेल करके आते हैं, उसकी बजाय उनको स्ट्रेटजी नहीं बनाना आती। देखो, जो आपने एग्जाम में जाके फैसले करने होते हैं, पहले 2 मिनट लगाओ, पहले फैसला करके जाओ कौन सी चीज कब करनी होती है, ताकि वहां जाके सोचना ना पड़े, सिर्फ लिखना पड़े, कैलकुलेशंस करनी पड़े। सवाल में जब भी पहली इनकम एग्जैम्प्ट आएगी, जैसे सैलरी था, मेडिकल अलाउंस आ गया, सवाल में जब भी एग्जैम्प्ट इनकम आएगी वहां रुकोगे, एक नोट बनाओगे, चाहे वो रफ में बनाओ चाहे वो वहीं बनाओ, मगर वो नोट किस चीज का होगा? नोट इस चीज का होगा कि आप एक स्पेस छोड़ के, जितना भी उस पे स्पेस लग सकता है वो छोड़ के, सपोज कर लो एक नोट बना रहे हो, और उस नोट पे आप क्या लिखोगे? एग्जैम्प्ट इनकम। नोट नंबर 1 एग्जैम्प्ट इनकम का, आप रफ पे बनाओ, कहीं पे भी बनाओ, इससे फर्क नहीं पड़ता। एग्जैम्प्ट इनकम बनाई आपने, और सिर्फ क्या करना है, जैसे जैसे एग्जैम्प्ट इनकम आए वो सिर्फ ऐड करते जाओ, लिखते जाओ बस। जैसे आपने लिखा मेडिकल अलाउंस, कुछ नहीं करो ये, और इसके अमाउंट लिख के वापस सवाल पे चले जाओ, बस कुछ नहीं होना। फिर आपने सवाल में देखा दूसरी एग्जैम्प्ट इनकम, वहां रुको, इधर आओ, लिखो आपने पेंशन, आपने उसको ऐड कर दिया। आपने देखा कोई भी, वो फ्री लंच, याद है फ्री लंच भी है कुछ है, वो भी एग्जैम्प्ट है। तो एवरी टाइम एग्जैम्प्ट इनकम आएगी यहां लाओगे। क्यों? क्योंकि जब आप इस स्टेप पे पहुंचते हो ना, फिर यहां तो छोड़ के आते हो, क्योंकि सवाल में ढूंढ रहे होते हो पता नहीं कौन सी एग्जैम्प्ट, या फिर ढूंढने में टाइम ज़ाया कर देते हो। अब उसकी टोटल वैल्यू जो होगी ना 1 नंबर की होगी, टाइम तुम 5 नंबर का ज़ाया कर देते हो। वो टाइम इसमें लगा के ढूंढ में, नहीं, जरूरत नहीं है। क्या करो? ऑलवेज द मोमेंट क्या है, एग्जैम्प्ट इनकम आई, रुको, नोट बनाओ, रफ पे बनाओ, आपकी मर्जी। फिर जैसे ही ये आया ना स्टेप, क्या करोगे? अब बताओ क्या करोगे? इसे ऐड कर लो और यहां ले आओ। और अगर तुम फेयर नोट बनाओगे ना, फेयर, तो फिर इसको लिंक कर दो। कैसे? आप लिखो नोट 1 और यहां उसको एग्जामिनर को बताओ कि ये फिगर में नोट 1 से लाया हूं, तो कमाल हो जाएगा, कमाल हो जाएगा। वो कहेगा वाह, ठीक है। और यहां आपने वो एग्जैम्प्ट इनकम ऐड कर दी, ठीक है। रिमेंबर एग्रीकल्चर इनकम, रिमेंबर शॉर्ट टर्म, रिमेंबर एक्सपेट्रिएट्स, प्रेसिडेंशियल ऑनर्स, ये सारी एग्जैम्प्ट है। कोई भी इनकम जो आपको पता है एग्जैम्प्ट आपने पढ़ी है, एज एग्जैम्प्ट पढ़ी है, लिस्ट बनाओ। क्लियर हो गई बात बेटा? फिर आपने ऐड कर दिया, अगला स्टेप,
अगला स्टेप मेरा बच्चा, अच्छा, टोटल इनकम लेस एग्जैम्प्ट इनकम। एग्जैम्प्ट इनकम सिर्फ डिस्क्लोजर के लिए होती है, टैक्स करने के लिए नहीं होती। क्या मिला? नेट टोटल इनकम क्या लेस करेंगे? डिडक्टेबल अलाउंसेस। कितने हैं? वाह, तुझे इस पे बिस्किट मारूंगा, कुछ है ही नहीं मेरे सामने यार। 3 है ना, 4 किसने बोले थे? वो कहेगा मारे मारे और मारे यार। 4 लिखे हैं, चौथा क्या है? देखें, चौथा क्रेडिट है। कौन सा क्रेडिट? 60,000 रुपए को मोहल्ले के बच्चों से मल्टीप्लाई करो, अपने बच्चों से। ओके, रिमेंबर कुछ था 5% किसका? यार हाँ, अभी भाई देखो, पहली चीज 3 में से, वो वैसे रिवाइज करेंगे, पहुंचेंगे, मगर ये बता रहा हूं, अगर आपने एजुकेशन पे खर्चा किया अपने बच्चों की ट्यूशन फी पे, तो ट्यूशन फी का 5% लो, या टैक्सेबल इनकम का 25% लो, या नंबर ऑफ बच्चे गनो, मे बी कितने बच्चे हैं अपने, वो आए तो आ इधर घर आ सिर्फ तुम। अच्छा जी, 4 बच्चे हैं, मल्टीप्लाइड बाय इन तीनों में से विचएवर इज लोअर, वो उठाया, वो क्रेडिट बन जाता है। क्योंकि क्रेडिट कैसे बनता है? क्या कहा था? कहां से सेट ऑफ करना? या लायबिलिटी से सेट ऑफ क्रेडिट होता है या डिडक्टेबल अलाउंस होता है? तो अब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस बनाने वाले ने भी नशा किया था, आईकेप की बुक वाले ने भी किया था, सब ने, और मैंने भी, क्योंकि मैंने भी उसको वहीं लिखा है। अब मेरी मजबूरी है, जब लॉ में लिखा है तो मैं क्या करूं? मगर ये क्रेडिट है, अलाउंस, अरे नाम में अलाउंस लिखा है ना, काम का अलाउंस थोड़ी है, क्योंकि वो लायबिलिटी से सेट ऑफ होता है। तो यहां सिर्फ 3 अमाउंट्स आएंगे, बोलो कौन से? ज़कात, WWF, WPPF। अब इस ज़कात पे बताओ एक क्लेरिफिकेशन, वो तो सबको पता होगी, बच्चों वाली बात है, ज़कात इनिशियल ऑर्डिनेंस, वो POD वाला। अब तुमने देखना क्या है, क्या एग्जामिनर ने ये तो नहीं कहा कि ये ज़कात पहले ही माइनस हो चुका है, जब बैंक ने इसका टैक्स काटा था उस वक्त उसने लेस कर दिया था। या पहुंचूंगा तो एक्सप्लेन करूंगा कि क्या चीज होती है, मगर आपको याद हो रहा है? तो फिर डिडक्टेबल अलाउंस नहीं लेंगे। अगर नोट में कहे ना कि ये पहले ही एज डिडक्शन क्लेम हो चुका है, बैंक ने किया होगा, अदर सोर्स की इनकम होगी। अच्छा मुझे बताएं, प्रॉफिट ऑन डेट अदर सोर्स में कब जाता है? अब गलत जवाब दिया तो गड़ी मारूंगा। नहीं मारूंगा, मेरी बीवी ने दी है ये यार, मारेगी वो मुझे। नहीं, 5 मिलियन यार, ये 5 मिलियन, क्योंकि याद है इंडिविजुअल एओपी का प्रॉफिट ऑन डेट 5 मिलियन से कम होगा तो FTR होगा, एक्सीडिंग होगा तो फिर देखेंगे कि धंधा है कि गंदा है। धंधा है तो बिजनेस, नहीं है तो अदर सोर्स। और अदर सोर्स में जब जाएगा तो बैंक क्या करेगा? ज़कात को उसी अमाउंट से पेमेंट करते वक्त एक्सपेंस बना देता है ताकि कम टैक्स कटे। और अगर ऐसा हो चुका है तो फिर ये डिडक्टेबल अलाउंस नहीं है। इसका मतलब 2 वक्त में ज़कात डिडक्टेबल अलाउंस नहीं बनता। एक, जब तुम उससे ज़कात इनिशियल ऑर्डिनेंस के तहत ना दो। कैसे पता चलता है ज़कात इनिशियल ऑर्डिनेंस के तहत नहीं दिया गया? जब आपने 8 सोर्स डिडक्ट करा के स्टेट को ना दिया हो, क्योंकि ज़कात इनिशियल ऑर्डिनेंस क्या कहता है कि गवर्नमेंट को ज़कात दो ताकि मिनिस्टर हज पे जा सके उस पैसे से। और अगर मैंने खुद ज़कात दिया है और जेन्युइन प्रूफ भी मेरे पास है, क्योंकि शक ये है ना कि लोग ज़कात देंगे, पता नहीं कहेंगे नहीं मैंने 2 करोड़ का ज़कात दिया। मैं ज़कात दिया, कोई प्रूफ है? कैसे बताऊं? हमें हुक्म है कि एक हाथ से दो तो दूसरे को ना पता चले, मैं आपको कैसे बताऊं? तो इसीलिए कहते हैं अगर उसने वीडियो भी बनाई हुई हो, वीडियो बनाई हो, क्या कोई आजकल वो हमारे बच्चे जो है उनके आइडियल्स पता है क्या? यूट्यूबर्स। पापा मैं तो बड़ा यूट्यूबर बनूंगा, मैं लानत तेरी से। मैंने सोचा था साइंटिस्ट बनेगा। डकी भाई यार सबका नाम पता है। पहले बड़ा गुस्सा आता है यार, ये क्या हो रहा है? बच्चे हैं तो उनकी वजह से बर्दाश्त करना पड़ता है।
फिर आहिस्ता आहिस्ता बर्दाश्त के लायक हो जाते हैं, फिर वो भी अच्छे लगते हैं हमें। हाँ यार डक्की भाई की नई वीडियो आई है, चेक तो करें। ओके, तो बच्चा अगर वो खुद ज़कात दिया होगा ना, किसी को भी प्रूफ होगा, बैंकिंग चैनल होगा, वो नहीं मिलता। ज़कात का सिर्फ डिडक्ट अमाउंट उसका मिलता है जब स्टेट को दो, एट सोर्स दो। इन दोनों पे पॉइंट टू रिमेंबर, दो किस्म के हैं ये। अगर वो स्टेब्लिशमेंट या बिजनेस या फैक्ट्री, जो भी बोलो, मैन्युफैक्चरर, टर्म है स्टेब्लिशमेंट, प्रॉपर टर्म है स्टेब्लिशमेंट। स्टेब्लिशमेंट का मतलब है कोई भी बिजनेस अगर वो किसी एक सूबे में है, उसी सूबे की हुकूमत को पे करेगा। मगर अगर वो एक से ज्यादा सूबों में है तो एफबीआर को पे करेगा। और अगर उसने, इसको नाम दिया था हमने ट्रांस प्रोविंशियल एस्टेब्लिशमेंट। ट्रांस प्रोविंशियल का मतलब है एक से ज्यादा सूबे में उसका धंधा था। अगर इसने एफबीआर को नहीं दिया और सूबों को दे दिया, डिडक्टेबल अलाउंस नहीं मिलेगा। पॉइंट टू रिमेंबर ये थे। आ जाओ, माइनस हो चुके हैं। क्या मिला हमें यार? ये भी ना पता हो तो फिर क्या? टैक्सेबल इनकम। अब यहां आके आपने ख्याल रखना है बच्चों। मुझे बताएं कोई ऐसा बच्चा जिसको ये स्टेप्स क्लियर नहीं थे? सच्ची बात बताना, झूठ नहीं बोलना, ताकि मैं अंदाजा है ना मुझे क्या होता है आपके साथ। आप तो अभी नए नए हो ना, मैं तो कोई 18 साल से देख रहा हूं। ये चीजें भी बच्चे को याद नहीं होती इस स्टेज पे आके, इस स्टेज पे आके। ठीक है, अब याद कर लो इन चीजों को। फिर क्या होगा? अब यहां आओगे, सुनो मेरी बात। अब देखोगे सवाल में सेपरेट ब्लॉक इनकम मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग भी। सेपरेट ब्लॉक इनकम, ये सेपरेट ब्लॉक इनकम क्या है? अब नई चीजें सुनना, सारे नई चीजें सीखेंगे। सुनो, सेपरेट ब्लॉक दो किस्म का है भाई, दो किस्म का, एक नहीं है। पहला सेपरेट ब्लॉक है एफटीआर। एफटीआर फाइनल टैक्स रिजीम। एफटीआर मिसलेनियस मास्टरशीट पे पहुंचूंगा, रिवाइज करवाऊंगा वो भी सेपरेट ब्लॉक है। क्यों सेपरेट है? क्योंकि वो मेन कैलकुलेशन से आउट है। सेपरेट ब्लॉक का मतलब क्या होता है? जो मेन कैलकुलेशन से किसी न किसी वजह से हटाया जाए, कहीं ना कहीं हटाया जाए, या तो टोटल हटा दिया जाए या किसी वक्त आके हटाया जाए, उसको कहते हैं सेपरेट ब्लॉक। पहला सेपरेट ब्लॉक है एफटीआर। कितनी इनकम है एफटीआर में? 3। हमारे कोर्स के हिसाब से 3 है। कौन सी? डिविडेंड। पीओडी कौन सा? जब इंडिविजुअल एओपी का हो और अमाउंट 5 मिलियन कम हो या उससे कम हो। और तीसरा बोनस शेयर्स। ये तीनों इनकम्स एफटीआर की होती हैं, ये आएंगी ना। अच्छा बताओ, बोनस शेयर पे रेट क्या है? शाबाश, 10%। और बाकी दोनों पे 15%। ये 15% दो पहली पे, बोनस पे 10%। एफटीआर है क्या? एक ही लाइन है, अमाउंट लिखो, रेट लगो, खत्म हो गई कहानी। तो ये भी सेपरेट ब्लॉक कहलाता है। सर दूसरा सेपरेट ब्लॉक क्या है? यार सेपरेट ब्लॉक वो था जो हेड में तो आएगा। अब यहां बच्चा पता है गलती करता है। वो पता है गलती क्या करता है? अपनी टैक्सेबल इनकम या टोटल इनकम का अमाउंट गलत देखता है, मार्क्स लूज करता है, सिर्फ इस वजह से कि उन इनकम्स को वो शामिल नहीं करता जिनके रेट्स अलग हो। तो इसका मतलब सिक्योरिटीज को कैपिटल गेन में लाना जरूरी है, और इमूवेबल प्रॉपर्टी को कैपिटल गेन में लाना जरूरी है। गोल्डन हैंडशेक को सैलरी में लाना, जिसके रेट्स बेशक अलग हों, अगर वो एफटीआर नहीं है तो हेड में आएगा। नहीं लाओगे मार्क्स लूज करो, हेड में आएगा। अब क्या हुआ? हमने सवाल में देखा था ये आए थे ऐसे, जो किसी हेड में गए थे मगर रेट अलग था, तो शामिल करते जाओ। किस सेपरेट ब्लॉक को शामिल नहीं करोगे? एफटीआर को नहीं करोगे। किस सेपरेट ब्लॉक को इनकम के या हेड में शामिल नहीं करोगे? किस सेपरेट ब्लॉक को इनकम में शामिल नहीं करोगे, हेड में शामिल नहीं करोगे? एफटीआर को नहीं करेंगे। तो किस सेपरेट ब्लॉक को इनकम में शामिल करोगे? जिनके रेट्स अलग है, एफटीआर नहीं है, रेट अलग है, मगर शामिल होंगे। अब क्या किया हमने? यहां आके सेपरेट ब्लॉक इनकम लेस करेंगे। कौन सी? कौन सी? कौन सी? जिसके रेट अलग हैं। और वो कौन कौन सी हैं जो अलग करोगे? मुझे लिस्ट करवाओ ताकि आपका रिवीजन हो जाए। भाई एक है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में आया था सिक्योरिटीज, करेक्ट। दूसरा था कैपिटल गेन इमूवेबल प्रॉपर्टी। तीसरा है
सैलरी में गोल्डन हैंडशेक। सैलरी इन एरियर्स में भी ऑप्शन होता है, सैलरी इन एरियर में भी ऑप्शन होता है कि करंट ईयर के साथ टैक्स करवाओ या रेलिवेंट रेट पे टैक्स करवाओ, तो वो भी आ सकता है, वो भी यहाँ आ सकता है, क्योंकि उसके लिए भी रेट्स अलग हैं, वो पिछले साल के रेट्स लगा सकते हो। तो सैलरी इन एरियर भी लिख लो। अब माइनस हो चुका है सेपरेट ब्लॉक। अच्छा, सेपरेट ब्लॉक का नाम सेपरेट ब्लॉक लिखने की जरूरत नहीं होती, लेस लिखो, गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटी। सेपरेट ब्लॉक नहीं लिखना, लेस सेपरेट ब्लॉक लिखने की जरूरत नहीं होती, करने की होती है। मैं तुझे कहता हूं केक खिला, तू फार्मूला सिखा रहा है, ड्राइविंग सिखा, नोट्स निकाल के आ रहा है, सर ये से ड्राइविंग सीखते हैं, लानत यार, ड्राइविंग ये करने के काम होते हैं, लिखने के नहीं होते। ये स्टेप्स करने के हैं, लिखने के नहीं है। कोई भी बच्चा किसी भी सवाल में ये अगर हेडिंग देगा ना, अमाउंट चार्जेबल, तो उस वक्त फील करे मेरी लानत अपनी शक्ल पे, फील करना चाहिए, फील आना चाहिए उसको, फील यार ये अमाउंट चार्जेबल लिखने का नहीं होता। अमाउंट चार्जेबल हेडिंग नहीं देना, डिडक्शंस अलाउड हेडिंग नहीं देना, लिखना, ऐड करना, लेस करना। ये अमाउंट चार्जेबल, डिडक्शंस अलाउड, ये क्या चीजें हैं, ये स्टेप्स हैं, तो फॉलो करो ना, लिखने की जरूरत नहीं होती। अमाउंट चार्जेबल, डिडक्शंस अलाउड लिखना ही, अमाउंट चार्जेबल लिखो, क्या स्टेप, शुरू हो जाओ बस, सैलरी शुरू हो जाओ, अमाउंट चार्जेबल ऐसे लिख, कोई हेडिंग नहीं देगा अमाउंट चार्जेबल डिडक्शन अलाउड की, ठीक है। सेपरेट ब्लॉक माइनस हो चुका है, तो क्या मिला हमें, बैलेंस टैक्सेबल इनकम ये आ गई। अब टैक्स कैलकुलेट होगा कैसे, पीओडी का है प्रॉफिट ऑन डेट, बेटा प्रॉफिट ऑन डेट इंटरेस्ट को कहते हैं, ये याद रखना। ये प्रॉफिट ऑन डेट बेटा ऐसे लिखते हैं, प्रॉफिट ऑन डेट। बेटा मैं पढ़ता ऐसे, उन्हें लगता है ऐसे ठीक है। जब मैं बोलता हूँ ना प्रॉफिट ऑन डेट, तो लगता यह है कि यही प्रॉफिट ऑन डेट है तो इसलिए मैं इसको प्रॉफिट ऑन डेट नहीं बोलता, पीओडी बोलता हूँ। ओके चलो भाई, ये जो था ना, ये वाकई सीरियसली नहीं है। ओके, पता नहीं कोई बच्चा ऐसा संजीदा हो, सर ने लिखा ये लिख के आया है। अच्छा भाई, नेक्स्ट स्टेप, बैलेंस टैक्सेबल इनकम आ गई। अब क्या करें, टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम। ये बैलेंस टैक्सेबल इनकम का रेट कैसे निकालोगे? अब देखोगे सैलरीड है या नॉन सैलरीड, सैलरीड और नॉन सैलरीड का फर्क करोगे। सैलरीड और नॉन सैलरीड का फर्क कैसे पता चलता है? अगर टैक्सेबल इनकम में 75% से एक्सीडिंग हो सैलरी, तो रेट लगेंगे सैलरीड, और नहीं तो नॉन सैलरीड। टेबल करेक्ट आइडेंटिफाई करोगे, उसके बाद रेट लगाओगे टेबुलर मेथड से, और जो टैक्स आ गया वो आपने यहां लिखा। इसमें एक क्लैरिफिकेशन के जो 6 लाख रुपए थे ना, जो शुरू वाले, वो उसी वक्त माइनस होंगे जब शुरू वाला ब्रैकेट था। आप कोई 5वें ब्रैकेट में आके 6 लाख नहीं माइनस करना, क्योंकि वो पहले उसमें अकाउंट फॉर हो चुका है। 6 लाख सिर्फ उसी वक्त माइनस होंगे जब शुरू का ब्रैकेट होगा। एक बंदे की इनकम थी 36 लाख, 6 लाख माइनस करोगे? नहीं, यहां थोड़ी माइनस करेंगे। जो रेट आगे लगा हुआ है ना 36 लाख के सामने, उसमें वो ऑटोमेटिकली माइनस हो चुका है। वो कैसे माइनस हो चुका है? जो पहले वो फिक्स अमाउंट दे रहा होता है ना, फिक्स, वो कैलकुलेट ही ऐसे किया है कि 6 लाख माइनस होके कैलकुलेट हो चुका है। वो उसमें अकाउंट फॉर कर चुका है। वो फिक्स अमाउंट में 6 लाख की माइनस करने को अकाउंट फॉर कर चुका है, तो अलग से नहीं माइनस करने होते हैं। हाँ, वो जब पहला ब्रैकेट हो तो होगा। अच्छा बेटा आगे आ जाएं। अब क्या करोगे? टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक। यार ये लिखोगे नहीं सवाल में, ये करोगे, ठीक है। हेडिंग वेडिंग देने की अब जरूरत नहीं है, लिखो। और ये 2 दफा 2-3 दफा जो भी कैलकुलेशन हुई, ये आपका हो गया, आ गया। अब क्या करोगे? अब आपका कहलाएगा टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी तक आ चुके हो, उसके बाद क्या करोगे? अब आप करोगे क्रेडिट लेस, टैक्स क्रेडिट्स लेस करोगे। लेस टैक्स क्रेडिट्स, कौन से क्रेडिट्स हैं?
अब इसका कोई ऑर्डर भी है, टैक्स क्रेडिट का ऑर्डर भी है। सबसे पहले क्या लेस करोगे? फॉरेन टैक्स क्रेडिट। फिर वो जो ग्रुप में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है जो पेपर में आएगा? डोनेशन, पेंशन और डोनेशन, ये आ सकते हैं। और उसके बाद तीसरा क्या था? ये जो एग्जामिनर ना सवाल में देता है, एम्प्लॉयर ने सैलरी पे इतना टैक्स काट लिया, इसको कहते हैं विदहोल्डिंग टैक्स। विदहोल्डिंग टैक्स ये एडवांस होता है, ये खास तौर पे सैलरी पे एग्जामिन होता है। बस ये सैलरी का देखना है, लिखा है कहीं पे कि ये एम्प्लॉयर ने एट सोर्स टैक्स डिडक्ट किया था सैलरी से, वो उसको एडवांस टैक्स बोले, विदहोल्डिंग टैक्स बोले, डिडक्शन एट सोर्स बोले, कुछ भी होगा हम इसको कहते हैं विदहोल्डिंग टैक्स, और इसको एडवांस टैक्स भी कहते हैं। ये होंगे क्या? कैलकुलेट, और ये आप करोगे माइनस। अब इसको माइनस करने के लिए सबसे पहले आपने क्या, कौन सा क्रेडिट माइनस किया है? कौन सा? फॉरेन टैक्स क्रेडिट। ये कैसे कैलकुलेट हुआ था? क्विक रिवीजन अगर कराऊं तो, फॉरेन सोर्स इनकम पे जो टैक्स पे हुआ वो कहलाता है फॉरेन टैक्स पेड। ये पेड होना जरूरी है, पेड पेएबल बेसिस पे नहीं मिलेगा, पेड हो। और उसी इनकम पे पाकिस्तान में कितना पेएबल बना, इसको हम कैसे करेंगे पाकिस्तान में पेएबल, वो रिवाइज भी कराऊंगा, हमने पढ़ा भी है। वो हम इस तरह करते हैं, पेएबल निकालने के लिए हम अपोर्शनमेंट करते हैं, दोनों में से विचेवर इज लोअर वो लेस हो जाएगा। फिर ग्रुप होगा A/B इंटू सी, याद है जो A/B इंटू सी, वो भी रिवाइज होगा आपका, उसके हिसाब से कैलकुलेशन आपने की। और उसके बाद विद होल्डिंग अलबत्ता गिवन होता है, यू डोंट नीड टू वर्क इट आउट। ये ऑर्डर इसलिए रखा कि ये सेट ऑफ नहीं हो सका, रिफंड नहीं होता, ये सेट ऑफ नहीं हो सका, रिफंड नहीं होता, और ये सेट ऑफ नहीं हो सका तो रिफंडेबल है। ओनली क्रेडिट जो रिफंडेबल है वो है जो आपने खुद से पैसे दिए। अब क्या हुआ इस केस में? ये माइनस हो गए, जैसे ही माइनस हो गए क्या होगा? अब आपके पास क्या हो गया बेटा? टैक्स पेएबल। रुकें, लास्ट स्टेप सीखें। मैंने मुदस्सर, आपका मोहम्मद मुदस्सर और आसमा, आपका बेटा सवाल नोट कर लिया, मैं रिप्लाई करूंगा, ठीक है? मुझे थोड़ा अपने हिसाब से जाने दो, मैं बिल्कुल इजाज़त दूंगा सवालों के अगले साल। थोड़ा मुझे ना कवर करना है, ठीक है? हाजिर हूँ, क्वेश्चंस के लिए हाजिर हूँ, मगर अभी थोड़ा मुझे अचीव करने दे, टाइम कम है, आपको पता नहीं चलेगा, रात हो जाएगी 10 बजे। हमारे पास बार बार तुम्हारा टाइम थोड़ी मैं लूँगा, खुद भी पढ़ना है भाई। तो टैक्स पेएबल आ चुका है। अब यहां पे FTR आएगा, FTR यहां डिस्क्लोज होता है। यहां के 3 इनकम याद रखना, FTR वाली। अब FTR वाली इनकम कौन सी थी? 3, डिविडेंड, POD और बोनस, जो भी एग्जामिनर ने दिया होगा। यहां आप क्या करोगे? इधर आके डिस्क्लोजर दोगे उसका, वो सिर्फ डिस्क्लोजर होता है। लिखोगे एड, इधर एड टैक्स ऑन जो भी होगा FTR इनकम। लिखना नहीं यार FTR प्लीज, ये तरीका सिखा रहा हूं, ठीक है ना? अगर मैं तुझे कैट वॉक करके दिखाऊं यहां फिर मुझे तुझे बताऊं बेटा स्टेप ऐसे होता है, ठीक है ना? लाइन में चलना होता है ना, तो खुद ब खुद कैट वॉक हो जाती है, सही है? अब तू कह रहा है सर सिखाएं, पेपर पे सिखाएं, मगर ये तो करने की चीजें होती हैं यार, पेपर पे क्या सिखाऊं तुझे? अच्छा पेपर पे सिखाऊं, ये ले कैट वॉक हो गई। तो भाई ये काम करने का। अब मुझे बताओ टैक्स ऑन FTR का मतलब क्या है? पता है क्या लिखोगे? 2 अमाउंट, 2 जो डिविडेंड का अमाउंट होगा, जो भी होगा उस पे रेट लगाओगे 15%, और जो POD की अमाउंट होगी जैसे 7 मिलियन, उस पे लगाओगे रेट लानत शक्लों पे, लानत शक्लों, 7 मिलियन 7 पे 15%, यार 7 पे आ ही नहीं सकता, 5 से कम, 7 पे ना वो चेंज हो चुका है फिर कहानी, तो इसी का मतलब है 5 से कम इधर आ सकता है। और तीसरा क्या होगा? उसकी अमाउंट कुछ भी हो। अब रुको सुनो, यहाँ ना एग्जामिनर थोड़ा सा खेलता है, पता है कैसे? डिविडेंड में से ज़कात माइनस करा देता है। ये क्या बात हुई? और बच्चा कहता है ज़कात तो वैसे ही माइनस होती, सर ने पढ़ाया था ज़कात डिडक्टेबल अलाउंस से माइनस होती है। अरे यार वो ज़कात डिडक्टेबल अलाउंस से माइनस होती है सिर्फ एक इनकम से,
एक इनकम से, हर इनकम से नहीं। और वो इनकम कौन सी थी? इंटरेस्ट इनकम, पीओडी इनकम, वो भी अदर सोर्स की, एफटीआर वाली नहीं। जब अदर सोर्स में पीओडी होगी उससे ज़कात एज एक्सपेंस माइनस कर सकते हैं और किसी इनकम से माइनस नहीं हो सकता। तो अगर उसने ज़कात को माइनस किया है डिविडेंड से, क्या करोगे? एड बैक करो, एड बैक करो। डिविडेंड था बंदे का 4 लाख और ज़कात उसका माइनस किया गया है 40,000, तो रेट किस पे लगाओगे? 360 पे या 4 लाख पे? भाई आपने ज़कात एडबैक करके ग्रॉस डिविडेंड मालूम करना है। ये बातें आई होप कि तुम लिख रहे हो। और जो भी इसका मतलब क्या होगा? अमाउंट और आगे रेट और ये ब्रैकेट में बंद और ये यहां आ गया टैक्स। बस आपको मिल चुका है ग्रॉस टैक्स पेएबल। और फौरी से लेस करोगे मेरा बच्चा टैक्स ऑलरेडी पेड। क्यों टैक्स ऑलरेडी पेड? क्योंकि ये एफटीआर का जो टैक्स है ना बेटा, ये एट सोर्स कट जाता है तो ऑलरेडी पेड होता है, ऑलरेडी पेड होता है। एफटीआर ऑलरेडी पेड होता है। ये वाला जो है ना, ये भी सिर्फ डिस्क्लोजर के लिए ऐड करते हैं हम, फिर उसको लेस करते हैं। तो लिखो टैक्स ऑलरेडी पेड, और कोई वजाहत करना चाहता है तो ये लिखते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इसकी टर्मिनोलॉजी डिस्क्रिप्शन कुछ भी हो सकती है। विद होल्डिंग टैक्स ऑन डिविडेंड ये भी लिख सकते हो, टैक्स डिडक्टेड ऑन डिविडेंड ये भी लिख सकते हो। डिस्क्रिप्शन इज विथ यू। और ये माइनस होने के बाद अब वापस आ चुके हो तुम अपने नेट टैक्स पेएबल पे। ये अक्सर देखा होगा ना, आपको कहता है नेट टैक्स पेएबल। बेटा आपका ये था पूरा का पूरा इनकम टैक्स। कितने टाइम में मैंने रिवाइज कर दिया? चलो भाई घर चलते हैं, अब हो गया कोर्स कंप्लीट, हो रहा है। चलो चलो चलो। अच्छा मेरे बच्चों बताओ, आपने ये जो रिवीजन किया फायदा हुआ? कुछ सीखा या नहीं सीखा? तो मैं अपना स्टाइल चेंज करूँ ना, फिर दूसरे तरीके से पढ़ाऊँ फिर आपको ऑनलाइन। मेरे बच्चों बताओ भाई, अच्छा मेरे बच्चों, अब आपने ये इस पे ना, इस पे जो मैंने अभी पढ़ाया, जो मैंने चार्ट बनाया, इस पे मैं आपको दे रहा हूं 2 मिनट। शरबत हो चुका है, मैं क्या करूं, चाहे 2 मिनट क्यों दे रहा हूं आपके रिवीजन के लिए। थोड़ा सा खुद को रिकॉल करो, जो कुछ आपने इसके स्टेप्स लिखे हैं। 2 मिनट दे रहा हूं, जल्दी जल्दी 2 मिनट में आपको जरा पक्का करो, पक्का। ये मैं आपको बताऊं, आज पढ़ के सीख के जाओगे, याद भी हो चुका होगा अगर मेरे मेथड से जाओगे तो। 2 मिनट में कोई बातें ना करें, अपने आप को रिकॉल करवाए, जरा अप्लाई योर माइंड, गौर करो उस पर, सोचो जो मैंने पढ़ाया है। जो वीक एरिया थे आपके, उस पर जरा मार्किंग कर लो कि ये मुझे नई बात सीखी थी, और पक्का करो। मैं आगे जाऊंगा ना, पीछे भूल ना जाओ तुम। 2 मिनट है मेरे बच्चों सबके पास। मुदस्सिर ये सेम चीज़ होती है, टैक्स ऑलरेडी पेड विद होल्डिंग टैक्स होता है बेटा। इसको मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं, टैक्स ऑलरेडी पेड, डिडक्शन एट सोर्स, सब कहा जाता है। अब रिवाइज कर, जल्दी से 2 मिनट लगा मुदस्सिर। हमजा, डिडक्शंस अलाउड एक्सपेंस को कहते हैं, जो कि इनकम से माइनस होते हैं। टैक्स क्रेडिट लायबिलिटी से लेस होता है। ये रिडक्शन समझा, पहले तो एक्सपेंस की होती है ना इनकम से, इसको डिडक्शन अलाउड कहते हैं। एक डिडक्टेबल अलाउंस होता है, ठीक है। अदीन बेटा, मैं ब्रेक में ना, जब ब्रेक होगा तो तुम्हारे जो क्वेश्चंस होंगे उसको कोशिश करूँगा, क्योंकि असल में कल जब मैं गया ना तो बारिश भी हो रही थी एक एरिया में, प्लस वो आज के लिए चूँकि हिम्मत चाहिए थी तो मैं जल्दी सो गया था बहुत। कल मैं इस वजह से रात को रिप्लाई नहीं कर सका था। मैंने कहा पूरा दिन है, इससे नहीं हो कि बीमार पड़ जाऊं, फिर अभी प्रैक्टिस के लिए भी टाइम देना है आपको। मनाइल ये रिवाइज होगा बेटा, अभी तो सिर्फ हमने मैप बनाया ना, रिवाइज होगा।
गोल्डन हैंडशेक, उसकी फुल फॉर्म है गोल्डन हैंडशेक बेटा। FTR इन डिविडेंड वाली बात बताई है, अभी तक किसी क्वेश्चन में टेस्ट नहीं हुआ। हो तो सकता है ना भाईजान अली दादा, सिर्फ वो चीज़ चेक करनी पढ़नी है जो पहले थी या आ सकती है। ये अलग अलग होता है ना, विद होल्डिंग के अलग अलग नस्लें और किस्में हैं बेटा मुदस्सर। जो सैलरी है उस पर भी विद होल्डिंग होता है। FTR इसका मतलब होता है एट सोर्स टैक्स काट जाना। वो किसी पे भी हो सकता है ना, जो सैलरी पे कट रहा होगा वो ऊपर माइनस होगा, और जो FTR का होगा वो यहाँ से माइनस होगा। आसमा अच्छा किया बेटा आपने बताया, ये आगे एक चैप्टर में रिवाइज करवा दूंगा, उसमें आ जाएगा आपका। वो इस चैप्टर पे आके एक्सप्लेन करूंगा। उसकी ट्रीटमेंट के स्टेप्स थोड़े मुश्किल हैं, वो अलग से रखा है मैंने, उसी पे फोकस करूंगा जब पहुंचूंगा। अनएब्जॉर्ब्ड के लिए वो दिखाऊंगा आपको कैसे होता है स्टेप। चले बच्चों, अब आए आप थोड़ा सा क्विक रिवीजन की तरफ। अब इसी चीज़, यही तो इनकम टैक्स है आपका, यही तो 60-65% आपका, सब कुछ इसी में था। तो आपके लिए अब थोड़ी सी क्विक रिवीजन का मतलब क्या होगा, इसी शीट पे हम जाएंगे। सबसे पहले हम आते हैं, चूंकि सवाल बनते हैं ना, इस वजह से छोटे बड़े जिस चीज़ पे सवाल बनते हैं उसको रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो एक टॉपिक है रेजिडेंशियल स्टेटस, सबको याद होता है और बेसिक है, इस वजह से इसको ज़रा क्विक रिवाइज करेंगे। रेजिडेंशियल स्टेटस में सबसे पहले आए, रेजिडेंशियल स्टेटस में क्या है, इंडिविजुअल, AOP और कंपनी रेजिडेंट भी हो सकती है, नॉन रेजिडेंट भी हो सकती है, और बाकी पर्सन्स 7 पर्सन है टोटल, 7 पर्सन है, इंडिविजुअल, AOP और कंपनी, और बाकी कौन से हैं, फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट क्या है बेटा, ये ऑलवेज क्या होगी, रेजिडेंट। उसके बाद क्या था, फॉरेन गवर्नमेंट, और क्या था, पॉलिटिकल सब डिवीजन, किसकी, फॉरेन गवर्नमेंट की, और पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या होंगे, ऑलवेज नॉन रेजिडेंट। तो अगर देखा जाए तो आपके कितने पर्सन हो गए, ये 4, ये 4 का स्टेटस फिक्स है, किसका, फेडरल गवर्नमेंट का, फॉरेन गवर्नमेंट का, पॉलिटिकल सब डिवीजन का मतलब क्या होता है, एम्बेसीज वगैरह, एम्बेसीज होती है ना यहाँ पे, और ये पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वर्ल्ड बैंक, IMF, UN, उनकी बात हो रही है। ये 3 और 1 4 इनका फिक्स है। अब रह गए कितने, 3 कौन से हैं, इंडिविजुअल, AOP और, अच्छा अब हम आते हैं इंडिविजुअल पे। इंडिविजुअल के लिए 2 पॉसिबिलिटी हैं, इंडिविजुअल रेजिडेंट भी हो सकता है और नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है। अब रेजिडेंट बनने के लिए उसके रूल्स कौन से हैं, रेजिडेंट बन के उसके रूल्स कौन से हैं, इसके रूल्स में से रूल नंबर 1 ये है हमारा कि सबसे पहले हमें देखना है इसका प्रेजेंस इन पाक। बस सिर्फ की वर्ड्स लिखेंगे ताकि रिकॉल हो जाए। प्रेजेंस, वर्क नहीं, इनकम नहीं, सिर्फ प्रेजेंस। प्रेजेंस कितना प्रेजेंस है, तो पहला वर्ड है कि प्रेजेंस, ठीक है। कहाँ प्रेजेंस चाहिए इसका, इन पाकिस्तान, प्रेजेंस इन पाकिस्तान चाहिए। कितना, 183 डेज या मोर, 183 डेज या मोर, तो लेस ना हो, ओके। और ये 183 डेज आर मोर इन एग्रीगेट होना चाहिए। इन एग्रीगेट का मतलब कंटिन्यूस होना जरूरी नहीं है, और सिर्फ ये 183 डेज आर मोर इन टैक्स ईयर होगा। अब एवरी सिंगल थिंग इज इंपॉर्टेंट। प्रेजेंस, इसमें पहला पॉइंट था प्रेजेंस का, दूसरा पॉइंट है 183 डेज मोर का,
तीसरा था इन एग्रीगेट का इन टैक्स ईयर। तो वो एग्जामिनर इस पे सवाल बनाता है इस तरीके से, कहता है कि एक बंदा पाकिस्तान में आया, कंटिन्यूसली पाकिस्तान में रहा और 183 डेज भी क्रॉस कर गया, 200 दिन था। अब गौर करोगे तो वो टैक्स ईयर चेंज हो रहा होता है, और फिर ये कैसे इसको फंसाता है, वो टैक्स ईयर चेंज कर देता है। नॉर्मल टैक्स ईयर का आप जहन में होता है ना हमेशा जुलाई टू जून, और कहीं लिखता है वो स्पेशल टैक्स ईयर, लिखता नहीं है, चालाकी करता है, कहता है कैलेंडर ईयर वाज यूज्ड एज टैक्स ईयर। क्या मतलब कैलेंडर ईयर? कैलेंडर ईयर क्या मतलब होता है? जनवरी टू दिसंबर, स्पेशल टैक्स ईयर हो गया। अब आप देख रहे होते हो कि जी कैलेंडर ईयर, तो आप कैलकुलेशन कर रहे हो जुलाई के जून के हिसाब से, उसमें तो रेजिडेंट बन रहा है, ये नहीं देखते कि ईयर चेंज हो चुका है। इसका मतलब खास तौर पे वो जो खेलता है ना, वो इस चीज पे खेलता है, ईयर चेंज कर देता है। तो ऑलवेज लुक फॉर दिस, ऑलवेज लुक फॉर दिस, लुक फॉर व्हाट, हमेशा देखो कि स्पेशल टैक्स ईयर यूज हो रहा होगा तो हम उसकी बिगिनिंग और एंडिंग का तवज्जो करेंगे, उसके अंदर देखेंगे 183 डेज आर मोर। दूसरा रूल क्या है बच्चों? दूसरे रूल में दो गवर्नमेंट्स का जिक्र है, तीसरी का नहीं है। पॉइंट नोट के वो फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो। इसका मतलब यहां कौन सी चीज शामिल नहीं है? लोकल शामिल नहीं है, तो हम शामिल करेंगे भी नहीं। ओके, तो प्रोविंशियल और लोकल, फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को शामिल किया, लोकल को नहीं किया। इसका क्या होना चाहिए? ऑफिशियल या एम्प्लॉई। और सेकंड कंडीशन क्या है इसकी? ये वर्ड इस्तेमाल कर रहा है पोस्टेड अब्रॉड, पोस्टेड वर्ड इस्तेमाल कर रहा है, तो किसी पोस्ट के अगेंस्ट जाए, तारिक चुनियो कमिश्नर एफबीआर को अगर वो पोस्ट कर दें, कहां पे? थाईलैंड। क्यों नहीं यार भाई, ठीक है ना, बड़े अच्छे लोग हैं वहां के यार, तो जा चुका हूं भाई, वो बड़े हम्बल लोग हैं हमेशा ऐसे, सीरियसली, ठीक है। तो अगर पॉइंट ये है मेरा कि वो भेज दे एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, यस, पोस्टेड अब्रॉड, और अगर खुद घूमने चला जाए तो इससे थोड़ी होगा, इसकी वजह से थोड़ी होगा। अब अगर पोस्टेड को समझना चाहते हो तो पोस्टिंग बाहर होती है एम्बेसीज में, तो बोलेगा फलानी एम्बेसी में या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में पोस्टिंग होती है। वर्ल्ड बैंक, कोर्स कंप्लीट कर लूँ, वर्ल्ड बैंक जाऊंगा मैं, ठीक है, इंशाल्लाह, घूमने के लिए यार, घूमने के लिए, पढ़ाना नहीं छोड़ सकता मैं। नंबर 3 क्या है बच्चा? तीसरा भी है, हाँ। अब सिटीजन, इसमें कंडीशन है सिटीजनशिप की, मगर सिटीजन को देखना है दो तरीके से, सिटीजन के लिए दो तरीके से। अब चूंकि इसकी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, तो जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा मैं उसके लिए पढ़ रहा हूं मास्टरशीट से। बीइंग सिटीजन ऑफ पाकिस्तान इज नॉट प्रेजेंट इन एनी कंट्री, अदर कंट्री फॉर मोर देन वन, नॉट प्रेजेंट, अदर कंट्री की बात हो रही है, पाकिस्तान की नहीं। किसी अदर कंट्री में क्या हो, उस कंट्री में नॉट प्रेजेंट फॉर 182 डेज, फॉर मोर देन 182 डेज। अब बस रुको और सोचो, रुको और सोचो कि अगर वो किसी और कंट्री में अगर प्रेजेंट हो गया, इस लाइन को सोचो क्योंकि यही लाइन प्रॉब्लम करती है बच्चे के लिए। बच्चा अगर ये किसी और कंट्री में प्रेजेंट हो गया, कितने दिन? तो कितने हो गए? ज्यादा, तो रेजिडेंट बन गया ना उधर यार। तो रेजिडेंट का रूल क्या है? 183। इसका मतलब ये चाह रहा है कि पाकिस्तान में अगर वो नॉन रेजिडेंट है तो किसी और मुल्क में रेजिडेंट ना हो गया तो उसमें वो रेजिडेंट हो। अब इसकी लॉजिक भी बताऊंगा। पहली बात समझ आई, किसी और मुल्क में कितने दिन क्यों रखे हैं ये इतने, 182। इसका मतलब किसी भी मुल्क में अगर वो 183 डे का प्रेजेंस हो गया ना, वो उस मुल्क में रेजिडेंट बन चुका होता है, क्योंकि हर दुनिया में यही रूल है हर जगह पे। मगर दुनिया में कुछ और रूल्स भी तो हैं। तो कहते हैं अच्छा इस रूल के तहत नहीं, उसका प्रेजेंस कम था। सपोज करते हैं इंडिया में उसका 182 डेज था। आपको पता है इंडिया में 182 डेज अगर हो तो रेजिडेंट बन जाता है, हालांकि इसने लिखा है उससे ज्यादा हो। तो वहां डिफरेंट लॉ है, डिफरेंट रूल्स हैं।
तो कहता है या तो इस डेज के जरिए वो किसी और मुल्क में रेजिडेंट बना होगा, इस लाइन का मतलब यही है कि डेज के जरिए 183 डेज के जरिए, जो कि एक्सीडिंग 182 ना, तो ज्यादा हो गया ना, 183 डे हो गया, तो इसके जरिए वो रेजिडेंट बन चुका होगा या किसी और रूल के तहत बना होगा। कहता है अच्छा कोई और रूल भी है? तो कहता है कि वो क्या हो, आगे सुनो। ड्यूरिंग द ईयर आर हु इज नॉट अ रेजिडेंट, तो अदर कंट्री में वो रेजिडेंट ना हो, नॉट रेजिडेंट किसी भी रूल के तहत, इसका मतलब 182 डेज से एक्सीड करके भी वो रेजिडेंट बन सकता था या किसी और रूल के तहत भी रेजिडेंट बन सकता था। इसका मतलब समरी क्या है, वो किसी और मुल्क में रेजिडेंट ना हो। पाकिस्तान में भी नहीं है। क्यों नहीं है? अगर पाकिस्तान में होता तो रूल नंबर 1 के तहत तीसरा रूल बनाते ही नहीं। इसका मतलब तीसरे रूल पे वही लोग आएंगे जो 102 में नहीं थे, और 102 में थे तो हो गए ना रेजिडेंट। इसका मतलब एक ऐसा बंदा जो कि आजाद पंछी है, उड़ता फिरता है, किसी भी मुल्क में इतना टाइम नहीं गुजारता कि वहां रेजिडेंट। ये टैक्स प्लानिंग का एक तरीका होता है, हर मुल्क को चूना लगाना। सीरियसली, हर मुल्क को चुना, हर मुल्क को कहते हैं मैं तो हूं ही आपका, दूसरे मुल्क के पता ही नहीं। क्योंकि देखो जब रेजिडेंट बनेगा तो वो उससे कहेंगे ना सारे मुल्क, सारी दुनिया की इनकम इधर ला, जरा हमारे सामने रख ताकि टैक्स करें। वो कहता है मैं तो नॉन रेजिडेंट हूं। तो दुनिया भर ने कहा कि यार ऐसे आज़ाद लोगों को कैद किया जाए। तो सारी दुनिया में एक मूवमेंट स्टार्ट हुई। सबने कहा कि जो कहीं पे भी रेजिडेंट नहीं होगा, जहां सिटीजन होगा वहां रेजिडेंट बना दो उसको। सिटीजनशिप की बेसिस पे उसको कहा कि रेजिडेंट बन जाओ। ड्यूअल सिटीजनशिप में अब क्या करेंगे, लड़ेंगे दोनों मुल्क, मेरा सिटीजन, मगर यहां ट्रीटीज करके इसको सॉल्व करेंगे, ट्रीटीज करके, ठीक है। तो सिटीजन का मतलब ये हुआ कि जहां पे सिटीजनशिप है और दुनिया में कहीं पे भी रेजिडेंट नहीं बना। अब इसका ये समझाने के लिए लिख रहा हूं, दिस इज अंडरस्टैंडिंग कि नॉट रेजिडेंट in Pakistan, not resident in other countries, कहीं पे भी वो रेजिडेंट नहीं बन पा रहा था। तो इन दोनों केसेस में वो क्या बन जाएगा, कहां क्या बन जाएगा, रेजिडेंट इन पाकिस्तान। किस वजह से? सिटीजनशिप की वजह से। ये बात समझ आ गई सबको, रिवाइज हो गई। और अगर कोई बंदा इन सब में कवर ना हो, इन सब में कवर ना हो, पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर ना हो, किसी और मुल्क के हवाले से तो कवर होगा ना। ऐसा बंदा है जो पाकिस्तान में सिर्फ 120 डेज रुका, गवर्नमेंट ऑफिशियल पोस्टेड अब्रॉड भी नहीं है और सिटीजन भी नहीं है, तो पाकिस्तान में वो क्या कहलाएगा, नॉन रेजिडेंट। तो नॉन रेजिडेंट किसे कहते हैं, हु इज नॉट अ रेजिडेंट इंडिविजुअल। ये है इसकी डेफिनेशन। रिवीजन हो गई। ओके, सेकंड पर्सन है भाईजान कंपनी। यूपी किसी वजह से आपको पता है वो उसका सेम रूल होता है, इस वजह से। कंपनी के कितने रूल्स हैं, 3 रूल्स हैं रेजिडेंट बनने के। नंबर 1 रूल क्या है कि अगर वो कंपनी क्या हुई, फॉर्म हुई या इनकॉर्पोरेट हुई, कहां पे, इन पाकिस्तान में, कैसे, अंडर पीके कंपनी लॉ, पाकिस्तान के कंपनी लॉ के तहत, जो भी हो, जो करंटली क्या है, सिर्फ ये थोड़ी, और भी तो लॉज हैं। अगर कंपनी ने कलमा पढ़ा हो, जैसे ही पैदा हुई कान में आजान दी गई, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, यानी वो मुदारबा है, उसका भी तो कानून है हमारे मुल्क में। क्या कहते हैं उसको, मुदारबा कंपनीज ऑर्डिनेंस 1980। तो वो तो इस्लामी कंपनी है, तो उसका मतलब कोई भी पीके कंपनी लॉ। पीके का मतलब वो नहीं जो तुम समझ रहे हो, लॉ पीकता नहीं है, ठीक है। ओके, फॉर्म, तो ये रेजिडेंट है।
अब ये नहीं देखेंगे कि इसके चलाने वाले कहाँ हैं, नहीं देखेंगे कि इसको बिजनेस कहाँ करना है, पाकिस्तान में बिजनेस है कि नहीं है, चलाने वाले पाकिस्तान में है कि नहीं है, इससे फर्क नहीं पड़ता। वो कंपनी बन चुकी है। वो जो पीके को ठप्पा तो नहीं मिला था ना, ठप्पा कहाँ लगाए, मगर इस कंपनी में ठप्पा लगाए, और ठप्पा क्या है, रेजिडेंट। ओके, नंबर 2। अच्छा जी, नंबर 2 आपने पढ़ा है कि अगर कंपनी का एक टर्म याद करना पड़ेगा आपको, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। ये टैक्स का टर्म है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, मगर किस चीज का, ऑफ द अफेयर्स ऑफ कंपनी, ऑफ द अफेयर्स ऑफ कंपनी। अब इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहा है, सिचुएटेड। सिचुएटेड का मतलब है वो कंट्रोल और मैनेजमेंट एक्सरसाइज भी तो हो, बंदों का प्रेजेंस नहीं चाहिए। अब कंट्रोल और मैनेजमेंट कंपनी को करने वाले लोग, जो उसका ब्रेन, वो कहलाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मगर चूंकि टैक्स की कंपनी में नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज भी होती हैं, इसलिए इसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं लिखा, क्योंकि उस केस में वो सबका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो होता ही नहीं है। टैक्स की कंपनी में ऐसी एंटिटीज हैं जिनका बोर्ड होता ही नहीं है, क्योंकि टैक्स में तो वाइडर कॉन्सेप्ट है कंपनी का। तो ऐसा लफ्ज, ऐसा टर्म इजाद किया जो सब पे अप्लाई कर सके, और वो क्या था, कंट्रोल और मैनेजमेंट। शॉर्ट वे में इसको बोर्ड ही समझो। इसका सिचुएटेड होना इन पाकिस्तान, इसका मतलब कंट्रोल एक्सरसाइज होना, डिसीजन मेकिंग होना, बोर्ड की मीटिंग्स होना जरूरी है। सिर्फ घूमने फिरने के लिए आना काफी नहीं है कंपनी को रेजिडेंट बनाने के लिए। अगर सारे डायरेक्टर भी आ जाए ना, कंपनी रेजिडेंट नहीं बनती जब तक के सिचुएटेड वर्ड की वजह से कंट्रोल एक्सरसाइज नहीं होता। अच्छा, अब कंट्रोल और मैनेजमेंट का जरा लफ्ज सुनना, एक्सटेंट कितना हो पाकिस्तान में, एक्सटेंट, सिचुएटेड होली। होली का मतलब मैंने ये बताया, एक्सटेंट कि किस हद तक होली, किसका मतलब सब डायरेक्टर यहां हो और फैसले करें, मगर सब डायरेक्टर यहां हो फैसले ना करें। कंपनी प्राइवेट थी, 3 डायरेक्टर थे, यूके में से तीनों डायरेक्टर यहां आते हैं, अलग अलग सिटीज में ईद मना के वापस चले जाते हैं। क्या कंट्रोल सिचुएट हुआ? नहीं हुआ। मगर 3 में से 2 यहां आए, ऑनलाइन उसने लिया तीसरे को और बोर्ड मीटिंग कर दी। अब क्यों नहीं, होली नहीं है। और एक चीज और होती है, साल में कितना ड्यूरेशन, ड्यूरेशन ये भी नोट करने का होता है। ड्यूरेशन कितना हो इस कंट्रोल का पाकिस्तान में, एनी टाइम, 8 एनी टाइम, 8 एनी टाइम। इसका मतलब है कि एक मीटिंग भी हो गई ना, तो पाकिस्तान से जाते वक्त एयरपोर्ट को उनको क्या बोलेंगे, भाईजान टैक्स तो देता जा, टैक्स तो देता जा। ओके, क्यों? आप रेजिडेंट बन चुके हो, वेलकम टू पाकिस्तान। अगली दफा ईद भी नहीं मनाऊंगा, चल बेटा। आखिरी क्या है, आखिरी ये है कि कंपनी की डेफिनेशन में शामिल था गवर्नमेंट्स, 2 गवर्नमेंट्स, कौन सी, प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट। ये डेफिनेशन में शामिल है कंपनी की, प्रोविंशियल एंड लोकल गवर्नमेंट्स। किसी ने एग्जेम्पशन के टॉपिक और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में ये पढ़ा था कि फेडरल गवर्नमेंट पे टैक्स नहीं है, पढ़ा था ना आपने, याद है? 2 जगह ये बात पढ़ी है। गवर्नमेंट की टैक्सेशन आपने कॉन्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर में भी पढ़ी है, उसमें भी ये लिखा है, और यही बात आपने एग्जेम्पशन के चैप्टर में भी पढ़ी है। इनकम टैक्स की एग्जेम्पशन में क्या लिखा था, 3 गवर्नमेंट्स में से फेडरल गवर्नमेंट पे टैक्स है ही नहीं, खुद पर टैक्स थोड़ी लगाएगा। प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट में भी टैक्स नहीं है, बशर्ते के औकात में रह के काम करे, अपनी हद, ज्यूरिसडिक्शन निकल के नहीं। और अगर वो ज्यूरिसडिक्शन से निकल के इनकम कमाए, मैंने मिसाल दी थी आपको, पंजाब आईटी बोर्ड, जबरदस्त काम किया पंजाब आईटी बोर्ड ने, आईटी का बहुत जबरदस्त इदारा बनाया उन्होंने। अगर यही पंजाब आईटी बोर्ड, सिंध गवर्नमेंट ने अभी उनसे एग्रीमेंट साइन किया है कि आप हमें बताओ गवर्नमेंट को कैसे हम आपसे फ़ायदा ले सकते हैं, सॉफ्टवेयर्स बना सकते हैं और ऑटोमाइज कर सकते हैं। तो पंजाब आईटी बोर्ड के ऑफिशियल सिंध में आए,
कराची में बैठ के अगर कोई काम करेंगे और उसकी सर्विस चार्जेस लेंगे तो पंजाब गवर्नमेंट को हम क्या कहेंगे? वेलकम टू द क्लब। तुम टैक्स पेयर बन चुके हो, सीएम साहब, सीएम साहिबा, आप चीफ एग्जीक्यूटिव बन चुकी हो एक कंपनी की, और कंपनी का नाम क्या है? मुझे तो लगता है वैसे ही वो कंपनी है, चलते ही कंपनियों की तरह है, सबसे प्रॉफिटेबल। मैं इसके लिए नहीं, मोहतरमा है, काबिल एहतराम है, उसकी बात नहीं करा, सबसे ज्यादा डिस्क्लोजर दे दूं ना, पता चले तारिक तो ट्रांसफर्ड है भाई, पाकिस्तान में हो तो खैर है, वो कहेंगे इसको बनाओ एम्बेसडर, नहीं इसको बनाओ एम्बेसडर और भेज दो इंडिया। बताया था ना इंडिया में क्या होता है पाकिस्तानी एम्बेसडर्स के साथ, लड़की छेड़ने पे तारिक तुनियो पीटा गया। भाई तारिक तुनियो को शौक था ताजमहल देखने का, आगरा गया, न्यूज में आ जाए भाई एक पाकिस्तानी डिप्लोमेट लड़की छेड़ते हुए पीटा गया, हाथ पैर तोड़ दिए उसके। मैं नहीं बनना चाहता, मैं कराची में रहना चाहता हूँ, ठीक है, तो इसीलिए मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ वैसे हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह, सब अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहा हूँ, गलती से माफ़ करना या अल्लाह माफ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी आदतन बोला था, हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है करप्शन, 0 एक्सपेंडिचर 100% प्रॉफिट, 100%, ऐसा बिजनेस ही कोई नहीं है, एक्सपेंस ही कोई नहीं है, जो आता है प्रॉफिट में घर जाता है, ठीक है ना। तो ये तो हमारी, क्या बोलूं, अलहमदा बोलूं। अच्छा बेटा, तो क्या है, प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट अगर है तो बेटा क्या होगी, बोलो, ऑलवेज रेजिडेंट कंपनी होगी। आखिरी था एओपी, बेटा रिवाइज हो गया ऑनलाइन वालों, आखिरी है एओपी, और एओपी का एक ही रूल है जो यहां से आप ले आओगे, बारो करोगे। ऑनलाइन वालों बेटा आप कंफर्म करते रहेंगे मुझे, आप मुझे कंफर्म करते रहेंगे, बात करेंगे, ठीक है, नोट भी करेंगे, बताते भी रहेंगे, ताकि मुझे आपका रिस्पॉन्स, शक्ल नहीं नजर आती ना, शुक्र है तुम बच जाते हो, शक्ल यहाँ तो लानते दे देखिए ना, नूर बरस रहा है लोगों को, नूर। अच्छा मेरा बच्चा, क्या एओपी में एक ही रूल है, और वो कौन सा है? वही कंट्रोल एंड मैनेजमेंट किसका? ऑफ द अफेयर्स ऑफ एओपी। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? सिचुएटेड। अब बताओ क्या होगा सिचुएटेड? अब इसमें हमें चेंज करना पड़ा होली और पार्ट डी बी, इसमें दोनों चल जाएगा, ये बात हमने इजाफा कर दिया, बाकी कोई फर्क नहीं है, और वही सेम बातें एट एनी टाइम। इसमें अब क्या होगा, इसमें देखें एक इंडिविजुअल है, उसका तो आपने रूल्स देख लिए, बंदा खुद होगा, उसका प्रेजेंस होगा, मगर कंपनी के बिहाफ पे प्रेजेंस कैसे हो सकता है? उसमें उसके डायरेक्टर और इसमें इसके पार्टनर, मेंबर्स, एम्प्लॉयज नहीं, टॉप लेवल के एम्प्लॉयज कभी भी, देखिए यहां ना कंट्रोल और मैनेजमेंट का मतलब है कंपनी के डायरेक्टर्स, कंपनी के बोर्ड जो उसको कंट्रोल करने वाले लोग होते हैं, एम्प्लॉयज नहीं होते, यानी आम एम्प्लॉयज नहीं होते, वर्कर नहीं होते। एओपी का कंट्रोल और मैनेजमेंट होता है उसके मेंबर्स, उसके पार्टनर्स। तो एक अगर पाकिस्तान में आया और यहां ब्रांच ओपन कर दिया तो वो क्या बन चुकी है? रेजिडेंट बन चुकी है। अब एक मिसाल सुनिएगा इसकी, खूबसूरत, बुलबुले वाली नहीं, मेरी बात खूबसूरत। एक अगर ये केस हो, एक पार्टनरशिप एओपी है ओके, है, एक पार्टनरशिप बनती है पाकिस्तान में, रजिस्टर्ड फर्म है पाकिस्तानी लॉ के तहत, दो लोगों ने मिलकर वो पार्टनरशिप बनाई, पाकिस्तान में कानून के तहत रजिस्टर करा दी और बिजनेस किया पाकिस्तान में, सक्सेसफुल हुआ, पैसा आता है तो बंदा बाहर जाता है। उन्होंने कहा यार अब हमने यूके में रहना है, दोनों यूके चले गए और वहाँ पे उन्होंने बिजनेस शुरू कर दिया, ठीक है, वहाँ पे भी थोड़ा उनका बिजनेस चल पड़ा, एक साल गुजरा, पाकिस्तान आई नहीं। उस साल के लिए उस एओपी का स्टेटस बताओ। पाकिस्तान में पाकिस्तानी लॉ के तहत बनी है, पाकिस्तानी है, कराची हलीम,
कंपनी का नाम था कराची। मेरी वो डिश याद है, कल मैंने एक जुम्मे पे, मेरे पास एक डिश होती है, आपको भी ओपन ऑफर है पेपर के बाद, अभी नहीं, पेपर के बाद ओपन ऑफर है सबको, जिसको आना हो बस एक मैसेज कर दे कि आ रहा हूँ। जुम्मे के नमाज के बाद नमाज जुम्मा हलीम, बिरयानी और चने, ये तीनों का एक खूबसूरत मैंने डिश इन्वेंट किया है, ठीक है। ऑफिस के पीछे बंस रोड है, एक जगह से हलीम मंगाया जाता है बेहतरीन वाला, एक जगह से बिरयानी मंगाई जाती है, एक जगह से चने मंगाए जाते हैं, फिर चने डाले जाते हैं हलीम में और वो डाला जाता है बिरयानी पे। भाई देख तो सही, पूरा दिन भूखा रहना इसने। तो ये जुम्मे पे आपको बाद नमाज जुम्मा लंगर का इंतज़ाम होगा, कभी आना हो आना मेरे पास। तो ये उसका नाम था। बताओ इस यूपी का स्टेटस, मतलब देसी चीज थी, हर चीज उसकी पाकिस्तानी है, वहां जाके गोरों को खिला रहे हैं, फिर भी नॉन रेजिडेंट, भाई पाकिस्तानी लॉ के तहत बनी है, पाकिस्तानी लॉ के, फिर भी नॉन भाई क्योंकि वो कंपनी के लिए था, इसमें नहीं अप्लाई कर देना। इसका मतलब क्या है कि हम ये नहीं देखेंगे कि बिजनेस पाकिस्तान में ज्यादा कि यूके में है, हम नहीं देखेंगे कि वो पाकिस्तानी लॉ के तहत बनी कि नहीं बनी, हमने सिर्फ एक बात देखनी है, साल में ड्यूरिंग द ईयर उसका कंट्रोल मैनेजमेंट पाकिस्तान में पार्टली या होली था कि नहीं था। अब वो पूरा साल पाकिस्तान आई नहीं, ना पार्टली था ना होली था, तो क्या बन चुकी है। चले बेटा ये कंप्लीट हुआ हमारा। इसमें सिर्फ एक क्लेरिफिकेशन दे दूं कि हमने इंडिविजुअल के जब दिन काउंट करने हैं कितने, तो हमें वहां एक चीज का ख्याल रखना होता है, और 183 डेज का जब यहां पे हम होता है ना, यहां हमें ख्याल रखना होता है, और वो ख्याल क्या रखना होता है कि अगर उसका डे ऑफ अराइवल है तो फुल डे काउंट होगा, डे ऑफ डिपार्चर है तो फुल डे काउंट होगा, नॉन वर्किंग डेज भी सारे काउंट होंगे, वो हॉलीडेज हो, सिक हो, कुछ भी हो, सब काउंट होंगे। तो डे ऑफ अराइवल भी काउंट होगा एज अ फुल डे, डे ऑफ डिपार्चर भी काउंट होगा एज फुल डे, नॉन वर्किंग डेज भी सारे काउंट होंगे। सिर्फ एक डे काउंट नहीं होता, इन ट्रांजिट डे। इन ट्रांजिट का मतलब है उसकी कोई कनेक्टिंग फ्लाइट थी, पाकिस्तान में लैंड किया और वो वापस किसी और फ्लाइट के थ्रू निकल गया, उसको काउंट नहीं करेंगे। क्लियरिफाइड बेटा। चलें नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा जी देखो, चूंकि सवाल बनता है ना, जिसपे सवाल बनेगा रिवाइज कराऊंगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। अब एक सवाल कभी कभी बनता है टैक्स ईयर पे, कभी कभी बनता है टैक्स ईयर पे, बनता है छोटा सवाल, अगर वो रेजिडेंशियल स्टेटस नहीं पूछता तो टैक्स ईयर पे छोटा सवाल बना लेता है। अब सवाल क्या होता है टैक्स ईयर का, टैक्स ईयर की टाइप्स कितनी है, अब तो बताने की जरूरत भी नहीं है, मगर रिवाइज करने के लिए मैंने कहा था ना, तो मैं करा देता हूँ। टैक्स ईयर की 3 किस्में, एक है नॉर्मल टैक्स ईयर, दूसरा है स्पेशल टैक्स ईयर, तीसरा है ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। इन दोनों में एक फीचर कॉमन है, पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। और इससे मैं थोड़ा सा एक और टॉपिक भी कनेक्ट करूंगा, सिंपल सादा टॉपिक की रिवीजन नहीं है, इसके साथ एक चीज कनेक्ट होगी इंपॉर्टेंट। पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, तो पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, मगर बताओ ट्रांजिशनल में 12 मंथ्स होगा, नहीं होगा। यहां पे ये पॉइंट नहीं अप्लाई करता, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कभी भी 12 मंथ्स का नहीं हो सकता, ठीक है ना। यहां नॉट एप्लीकेबल, क्यों, क्योंकि ये लेस देन 12 मंथ्स होगा। ओके, ऐसा पीरियड ऑफ 12 मंथ्स जो, पॉइंट नंबर 2 बताओ, जो ऐसा 12 मंथ्स जो, अब ये भूल चुके हो तुम, इसीलिए तो ये सेशन रखा है, डिफरेंट फ्रॉम, मैं रुकना, मैं तुम्हें चेक करने के लिए, कोई लिखे कोई ऑनलाइन नहीं लिखना है बेटा, मैं इनके साथ ये गेम करता रहता हूँ, मुझे पता चल जाता है। डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल टैक्स ईयर हो, करेक्ट। अच्छा गेम नहीं हुआ ना, समझ गए तुम लोग यार, इसका मतलब कुछ याद है। चलो बेटा ऐसे नहीं है, देखो यार सादा सा पॉइंट है, नॉर्मल टैक्स ईयर ये इधर आएगा बेटा। ऑनलाइन वालों थोड़ा बेटा मेरा टीचिंग स्टाइल डिफरेंट, ऐसा ना तुम गुमराह हो जाओ फिर,
ठीक है, तो मैं बताता रहूंगा तुम लोगों को। अच्छा जी, पीरियड ऑफ 12 मंथ्स एंडिंग ऑन, ये दूसरा पॉइंट इसका बेटा, एंडिंग ऑन 30th जून। ये नॉर्मल टैक्स ईयर की दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2। ये दो चीजें नॉर्मल टैक्स ईयर में आती हैं। इधर अब बताओ, अब तो मैंने लिख भी दिया था। अब ये कहता है स्पेशल टैक्स ईयर उस वक्त होता है जब वो पीरियड ऑफ 12 मंथ्स कौन सा हो, डिफरेंट हो। डिफरेंट हो किससे, डिफरेंट फ्रॉम, अच्छा नॉर्मल टैक्स ईयर से कैसे डिफरेंट होगा बताओ, उसकी बिगिनिंग एंडिंग डिफरेंट होगी। तो लॉ कहता है मैं एंडिंग के हवाले से पूछ रहा हूं, एंडिंग उसकी कौन सी होगी, अदर देन, बताओ अदर देन 30th जून होनी चाहिए। तो 30th जून को छोड़ के 29 जून होगी तभी स्पेशल टैक्स ईयर। तो अगर कैलेंडर ईयर बोलेगा तो क्या बन चुका है, स्पेशल टैक्स ईयर। और इसके लिए कोई ऐसा रूल नहीं है, सिर्फ ये कहता है कि ये है क्या, ये कहता है कि ट्रांजिशनल टैक्स ईयर इज द पीरियड in between normal tax year, special tax year at the time of transition। अब वो ट्रांजिशन चाहे नॉर्मल टैक्स ईयर से स्पेशल की तरफ हो रही हो या स्पेशल से वापस नॉर्मल की तरफ हो रही हो, एवरी टाइम ट्रांजिशन होगी तो ये पीरियड आएगा। ये पीरियड कितना होगा इसकी फिक्सेशन नहीं है। नॉर्मली ये क्या होता है, लेस, यकीनन लेस देन होगा तभी तो ट्रांजिशन हो पाएगी ना। ओके, अब नाम कैसे रखते हैं, डिनोट कैसे करते हैं, डिनोट करने के लिए नाम रखने के लिए कि उसका नाम कैसे रखा जाता है टैक्स ईयर का, इजी स्टेप है फॉर नॉर्मल टैक्स ईयर। कहता है नॉर्मल टैक्स ईयर का नाम रखने का तरीका क्या है, कैलेंडर ईयर नाम बन जाएगा उसका, कैलेंडर ईयर नाम बन जाएगा। इस पर कौन सा साल चल रहा है कैलेंडर, 24 क्यों बोल रहे इसको, क्योंकि जनवरी से दिसंबर का जो पीरियड होगा वो 24 कहलाएगा। एवरी टाइम आपका दिसंबर खत्म होगा नंबर चेंज हो जाता है, करेक्ट, इसको कैलेंडर ईयर कहते हैं। तो कहता है ऐसा कैलेंडर ईयर उठाओ जो उसका जून हो, जिसमें उसका जून आए। कौन सा जून आए, 30 जून आए। ऐसा कैलेंडर ईयर उठाओ जिसमें उसका जून आ रहा हो। जून कौन सा, 30 जून आएगा ना, एंडिंग तो 30 जून के होती है ना। तो 30 जून निकालो, कहां आ रहा है, किस में आ रहा है। सपोज कर लो, अब मैं आपको बताता हूं 30 जून एक टैक्स ईयर की एंडिंग डेट, टैक्स ईयर की एंडिंग डेट है 30 जून 2016। बिगिनिंग कब हुई होगी, 1 जुलाई 2015। टैक्स ईयर का नाम क्या होगा भाई, उसकी बिगिनिंग कब हुई है, 15 में, 15, एंडिंग कब हुई है, तो नाम बिगिनिंग पे नहीं होता, तो सिंपली क्या नाम बना, कैलेंडर ईयर नाम बन गया। कौन सा वाला कैलेंडर ईयर, एंडिंग वाला, 30 जून वाला कैलेंडर ईयर उठाओ बस। देखो वो 30 जून किस कैलेंडर ईयर में एंड हो रही है, इजी। यहां ऐसा नहीं है, यहां पे भी कैलेंडर ईयर ही होगा, मगर कौन सा। यहां कहता है सबसे पहले स्पेशल टैक्स ईयर की एंडिंग फाइंड आउट करो, एंडिंग डेट फाइंड आउट करो, क्योंकि इसकी एंडिंग डेट निकालना जरूरी है, क्योंकि वेरिएबल है। इधर एंडिंग डेट निकालना बहुत जरूरी है, जो पेपर में गिवन होती है। कहता है 31 दिसंबर 2015, नहीं अब 15 नहीं, स्टेट नहीं करेंगे, अब एंडिंग का फौरी से नाम नहीं रखेंगे। इसमें पहले एंडिंग डेट क्या है, एंडिंग डेट मैंने क्या बताया अभी आपको, 31/12/2000। कहता है पहले तो सवाल में चेक करो कि एंडिंग डेट है कौन सी, वो ये थी। अगला स्टेप कहता है इस एंडिंग डेट का पहले नॉर्मल टैक्स ईयर निकालो, देखो कि किस नॉर्मल टैक्स ईयर में ये फॉल कर रही है। इसका मतलब ये नॉर्मल टैक्स ईयर इसका होगा 1/7/15
से लेके 30, 6, 16। अब कहता है पिछला नॉर्मल टैक्स ईयर वाला स्टेप रिपीट करो। तो नॉर्मल टैक्स ईयर वाला प्रोसेस क्या था, एंडिंग डेट का हम क्या निकालते हैं, कैलेंडर ईयर, ऐसा ही था ना, एंडिंग का कैलेंडर ईयर निकालते हैं। तो तीसरा स्टेप नाम का आ चुका है, इसका नाम होगा टैक्स ईयर 2016। स्टेप्स क्या है, नॉर्मल टैक्स ईयर को डिनोट करने का एक स्टेप है, स्पेशल टैक्स ईयर को डिनोट करने के 3 स्टेप्स हैं। नॉर्मल टैक्स ईयर की बस एंडिंग देखो कब हो रही है, हमेशा 30 जून होगा, मगर किस कैलेंडर ईयर में, बस वो नाम बच जाएगा उसका। अब मैं आपको एक टैक्स ईयर की बिगिनिंग दे रहा हूं। एक टैक्स ईयर की बिगिनिंग थी 1 जुलाई 2023। टैक्स ईयर बताओ कौन सा है, 24। आपने क्या क्या एंडिंग देखा, उसका नाम। करंट रनिंग टैक्स ईयर कौन सा है, करंट रनिंग टैक्स ईयर, रनिंग जो इस वक्त चल रहा है, महीना कौन सा है अभी, अगस्त। अगस्त कौन सा है, 24। तो अगस्त 24 की जून एंडिंग कब आएगी, अगले साल आएगी। तो कौन सा रनिंग टैक्स ईयर को क्या कहलाएगा, 25, टैक्स ईयर 2025 कहलाएगा। लास्ट कंप्लीटेड टैक्स ईयर कौन सा होगा, लास्ट कंप्लीटेड टैक्स ईयर होगा, लास्ट कंप्लीटेड जो आखिरी जून गुजर चुका है, बताओ 24, लास्ट जून तो 24 था। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, यस, हाँ स्टोरेज का होगा, बिल्कुल ठीक है, हाँ बिल्कुल। भाई पाकिस्तान पोस्ट के जरिए आए हैं। शुरू वाला सेशन जरूर देखना, आज का काफी यूजफुल था, भाई से पूछ लेना। अच्छा बच्चों जल्दी जल्दी से आगे बढ़ो भाई। स्पेशल टैक्स ईयर का नाम बीच में रह जाता है, उसका कोई नाम रखने का स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है। अब नॉर्मली नॉर्मल टैक्स ईयर जो बनेगा ना 15 बनेगा, तो स्पेशल ट्रांजिशन के बाद 16 नहीं बनता, 17 बन जाता है। वो नाम ऐसे रखा गया है कि बीच में 16 रह जाता है उसके लिए, ठीक है। अच्छा भाई नॉर्मल टैक्स ईयर से स्पेशल टैक्स ईयर में ट्रांजिशन, अब सवाल क्या बनता है, क्या ट्रांजिशन मुमकिन है, यस। और ट्रांजिशन अगर मुमकिन है तो उसका प्रोसीजर क्या है, पहले देखिएगा ट्रांजिशन करने का स्टेप नंबर 1, चाहे वो नॉर्मल से स्पेशल पे जाओ या स्पेशल से नॉर्मल पे जाओ। एक इसमें पॉइंट ये है कि मुझे कौन सा टैक्स ईयर मिलेगा, नॉर्मल टैक्स ईयर, अनलेस के मैं ऐसा काम कर रहा हूं जिसके लिए एफबीआर ने पहले ही स्पेशल टैक्स ईयर दे दिया हो। इसका मतलब स्पेशल टैक्स ईयर 2 तरीके से मिलता है। इससे पहला पॉइंट नोट करोगे तो दूसरा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। पहला पॉइंट यह है कि किसी भी पर्सन को बाय डिफॉल्ट का मतलब है जैसे ही वो पैदा होगा इनकम कमाने के लिए, यानी द मोमेंट वो पर्सन था, पर्सन के बाद क्या बन चुका है, टैक्स पेयर बनाए। बताएं क्या एवरी टैक्स पेयर का पर्सन होना जरूरी है, यस ये जरूरी है, एवरी टैक्स पेयर हैज टू बी अ पर्सन, वरना टैक्स नहीं लगेगा ना। मगर एवरी पर्सन इज नॉट नेसेसरली अ टैक्स पेयर। तो कोई पर्सन टैक्स पेयर कब बनता है, जब वो पैसे कमाता है, पैसे और इनकम कमाता है। तो इनकम कमाने से टैक्स पेयर बन जाता है। तो जैसे ही टैक्स पेयर बनेगा तो उसे बाय डिफॉल्ट टैक्स ईयर कौन सा मिलता है, नॉर्मल टैक्स ईयर मिलता है। बाय डिफॉल्ट ऑटो सेटिंग, मोबाइल फोन की ऑटो सेटिंग 9 बजे, एवरी टाइम 9 बज रहे होते हैं उसके। तो डिफॉल्ट सेटिंग का मतलब क्या है, डिफॉल्ट सेटिंग का मतलब है कि जो ऑटो पे आपको टैक्स ईयर मिल चुका है, किसी से लेने की इजाजत नहीं है, वो नॉर्मल टैक्स ईयर है। हाँ अब अगर तुम्हें सूट नहीं करता स्पेशल टैक्स ईयर पे एप्लीकेशन फाइल करके जाओगे। मगर स्पेशल टैक्स ईयर 2 तरीके से मिलता है, नॉर्मल टैक्स ईयर लेने की जरूरत नहीं होती, वो जहेज में मिलता है। टैक्स पेयर जैसे ही दूल्हा बना, पर्सन जैसे ही दूल्हा बना, एफबीआर में क्या शहनाइयाँ बजती हैं, हम लोग डांस कर रहे होते हैं, नया मुर्गा नया मुर्गा, ठीक है, नया मुर्गा आ गया है।
ओके, तो टैक्स देगा ना, तो हम उसको जहेज में क्या देते हैं? नॉर्मल टैक्स ईयर। अब ये तुझे नॉर्मल टैक्स ईयर मिल चुका है। दूसरा क्या है मेरे बच्चों? स्पेशल टैक्स ईयर के दो तरीके हैं, एक बाय डिफॉल्ट, इधर भी बाय डिफॉल्ट है, और बाय एप्लीकेशन। बाय डिफॉल्ट कब होता है? जब कुछ इंडस्ट्रीज को, ग्रुप ऑफ टैक्स पेयर्स को, एक अकेले बंदे को नहीं, क्लास ऑफ पर्संस को, क्लास ऑफ पर्संस को बोर्ड ने नोटिफिकेशन के थ्रू, एनओजी क्या है? नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजेट, NIOG या NOG, नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजेट के जरिए अनाउंस कर दिया है क्या? चा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। स्पेशल टैक्स से तुझे बगैर एप्लीकेशन के दे रहा हूं। क्यों भाई? मेरा धंधा ही है राइस एक्सपोर्टर का, तो सारे राइस एक्सपोर्टर को वो जो फसल होगी, तो राइस आएगा तो एक्सपोर्ट करेंगे ना, तो क्या फसल इंतजार करती है 1 जुलाई का, 30 जून का? वो तो इंतजार नहीं करती। इसका मतलब क्या है? उनका बिजनेस ही ऐसा है कि उनको डिफरेंट ईयर चाहिए। तो एक राइस एक्सपोर्टर को चाहिए, सबको चाहिए। तो बोर्ड ने क्या किया? नोटिफिकेशन क्या कहा? द बोर्ड इज हियर बाय प्लीज टू अलाउ स्पेशल टैक्स ईयर टू ऑल राइस एक्सपोर्टर्स एंडिंग ऑन फॉलोइंग डेट। तो सबको क्या मिल चुका है? अब मुझे स्पेशल, मैं राइस एक्सपोर्ट करना चाहता हूं टीचिंग से कमा के, भाई एक्सपोर्टर बन चुका है, राइस एक्सपोर्ट कर रहा है, बताएं मुझे स्पेशल टैक्स लेने की जरूरत है? नो। क्यों? आपका धंधा ही ऐसा है कि बाय डिफॉल्ट मिल चुका है। तो अगर किसी को स्पेशल टैक्स बाय नोटिफिकेशन मिला होगा, वो एग्जामिनर बताएगा, कभी भी बताएगा। तो मगर अगर ना बताए, समझ जाओ, मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट करनी पड़ेगी। क्या करेंगे? बाय एप्लीकेशन। बाय एप्लीकेशन का क्या मतलब है? आपका टैक्स ईयर बाय डिफॉल्ट नॉर्मल टैक्स ईयर था, अब आपको ट्रांजिशन करनी है स्पेशल टैक्स ईयर के लिए, तो स्टेप्स फॉलो करोगे। ये स्टेप्स फॉलो करोगे। ये बताएं, पहला स्टेप क्या है? एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। कौन अप्लाई करेगा? अप्लाई करेगा टैक्स पेयर। किसे एप्लीकेशन देगा? कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। रोज एप्लीकेशन आती है हमारे पास। ओके, अब शदीद मेहनत करता हूं मैं ऑफिस में बैठ के चाय पी के। ओके, तो अप्लाई करेगा टैक्स पेयर किसे? कमिश्नर को, और रिक्वेस्ट करेगा उसके अंदर, इस एप्लीकेशन में वो रिक्वेस्ट करेगा। क्या ये मुमकिन है कि एक टैक्स पेयर एप्लीकेशन दे और रिक्वेस्ट ना करे? सिर्फ मसला बताए, सर देखिए मेरा सीजनल बिजनेस है, बड़ा मसला हो रहा है, अकाउंटेंट को भी नहीं समझ आ रहा, अकाउंटिंग के लिए अलग बुक्स बन रही हैं, टैक्स की अलग बुक्स बन रही हैं, मेरा शदीद मसला है, थैंक यू वेरी मच। तो यार करना क्या था? मतलब बोलना क्या चाहते हो? वो तो अप्लाई तो करो ना। इसका मतलब वो रिक्वेस्ट में टैक्स पेयर वो पीरियड मांगता है जिसे वो टैक्स ईयर बनाना चाहता है, वो बनाना चाहता है, वो रिक्वेस्ट करेगा मुझे दिसंबर एंडिंग दो। एक बंदे ने एक दफा कहा मुझे 13 अक्टूबर चाहिए एंडिंग डेट। मैंने उससे कहा 13 अक्टूबर क्यों? कहता है ये दिन में कभी भी नहीं भूलना चाहता वरना मेरी जिंदगी हराम हो जाती है। मैंने कहा क्यों? कहता है यार ये शादी का दिन था, मैं अक्सर भूल जाता हूं, तो मेरी बीवी ना फिर मुझे 2 महीने नाराज रहती है। तो मैं कहता हूँ टैक्स ईयर ये साले लो, टैक्स को कौन भूलता है? अकाउंटेंट बार बार याद कराता है। अकाउंटेंट, सर टैक्स रिटर्न आ रहा है, टैक्स रिटर्न आ रहा है। तो कहता हूँ आप ये बस मुझे यही दे दें। मैंने कहा यार देखो 13 अक्टूबर में 13 आ रहा है, तेरा बैड लक है। कहता और क्या हुआ था उस दिन? 13 पे शादी हुई थी, तो बैड लक नहीं है तो और क्या है? ठीक है, बैड लक है तभी चाहिए मुझे 13 अक्टूबर। एनीवे बच्चों, अप्लाई करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप है कमिश्नर साहब चाय पीने के बाद क्या करेंगे? नहीं, अलो करने से पहले कुछ करेगा ना यार, काम तो करेगा ना। नहीं यार कमाल, भूल गए हो तू जा तेरे नहीं भाई ने इसने आज यार एक चेक केक करेगा। क्या चेक करेगा? हाँ,
कमिश्नर उसे प्रोसेस करेगा और चेक करेगा कंपेलिंग नीड। कंपेलिंग नीड, अब बताएं ये कंपेलिंग नीड थी इसकी? मैंने कहा पोपटलाल कैंसिल कैंसिल। यार इस पे थोड़ी टैक्स शेयर मिलता है भाई, टैक्स शेयर मिलता है किसी कंपेलिंग नीड पे। जैसे सीजनल बिजनेस वो नहीं थे राइस वाले, तो राइस वाले एक दफा मैंगो वाले आ गए, हम भी मैंगो एक्सपोर्ट करते हैं, हमारा भी स्पेशल टैक्स शेयर हो। बात सही कह रहे हो, तुम्हारा भी सीजनल बिजनेस है। तो कंपेलिंग नीड होना जरूरी है। कंपेलिंग नीड कौन शो करेगा? कहां? एप्लीकेशन। और इसके बाद आएंगे कमिश्नर के पास ऑप्शन एक्सेप्ट का ऑर्डर, एक्सेप्टेंस। एप्लीकेशन को उसने एक्सेप्टेंस दे दी तो ऑर्डर पास करके स्पेशल टैक्स शेयर अलाउ कर देगा। मगर अगर वो करने जा रहा है रिजेक्शन, तो रिजेक्शन नहीं कर सकता जब तक कि वो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दे। ये क्या होता है अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड? ये उसको एक लेटर लिखेगा, उसमें कहेगा भाई कंपेलिंग नीड तो तूने शो ही नहीं की, मैं तुम्हारी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दूंगा, कंप्लीट अपने ये शो करो कंपेलिंग नीड। या उसको कहेगा आपने जो डेज मांगे हैं वो मेरे हिसाब से आपके बिजनेस से शूट नहीं करते, ये मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी और इसके बाद उसकी बात सुनने के बाद फिर रिजेक्शन ऑर्डर पास किया जाएगा। तो रिजेक्शन ऑर्डर टैक्स पेयर के हक में है कि खिलाफ है? रिजेक्शन ऑर्डर जैसे ही आया तो उससे क्या कहेगा? पार्टी बिरयानी मंगाओ, चने मंगाओ और कराची हलीम पार्टी। और यार कहेगा इसकी तो शक्ल ही बेकार थी, मैं तो देख के समझ गया था इस कमिश्नर को। ठीक है, तो रिजेक्शन हो गई ना। ऐसा ही एक और भी काम होता है और वो होता है विथड्रॉल। विथड्रॉल क्या है? विथड्रॉल का ऑर्डर भी हो सकता है। इसका मतलब दो चीजें हैं जो टैक्स पेयर के खिलाफ हो सकती हैं, एक रिजेक्शन, एक विथड्रॉल। विथड्रॉल क्या है? नॉर्मल टैक्स ईयर से स्पेशल टैक्स ईयर दिया गया था, फिर सडनली एक खत लिखता है मैंने जो फैसला किया था वो गलत है क्योंकि तुमने जो डेटा दिया था वो गलत था। अब तुमने कहा था मेरा सीजनल बिजनेस है, मैंने चेक किया है तेरा तो कोई सीजनल बिजनेस ही नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा आपने घर में दरख्त लगाया हुआ है उससे आम निकाल के खुद खाता है, अब कहता है मेरा सीजनल बिजनेस। तो मैं आपका स्पेशल टैक्स ईयर विथड्रॉ करने जा रहा हूं, ये अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड है, बताओ क्यों ना मैं ये काम करूं। तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड यहां पे भी दी जाती है। और ये दोनों चूके उसके लिए एडवर्स हैं। एडवर्स का मतलब उसके अगेंस्ट है। तो दोनों के खिलाफ टैक्स पेयर क्या कर सकता है? टैक्स पेयर एक काम कर सकता है कि छुप के खड़ा हो, कमिश्नर जैसे ही निकले गाड़ी पे पत्थर मार दे। ऐसा कर सकता है ना। मेरी जो अभी गाड़ी है ना मेरे पास, तो उसमें ऐसे हुआ, हाँ हुआ मैं आया, मैं कहा यार ये क्या हुआ? अब वो एब्सेंस में हुआ, पता नहीं कोई पत्थर मार के गया या कोई ऊपर से पत्थर गिरा। मेरे ड्राइवर का ख्याल था ये ऊपर से खुद गिरा है, क्योंकि आप ऐसे काम करते ही नहीं हैं कि आप पे पत्थर मारा जाए। मैंने कहा चलो तुम सही कहते हो। तो बहरहाल अब ये है कि या तो शीशा तोड़ दो उसका छुप के, या फिर क्या करो, कानूनी एप्लीकेशन फाइल करो। टैक्स पेयर इसके खिलाफ क्या कर सकता है? रिव्यू एप्लीकेशन फाइल करेगा। रिव्यू, इसको क्या कहते हैं बेटा? रिव्यू। रिव्यू किसके पास फाइल करेगा? बोर्ड के पास। और बोर्ड का फैसला फाइनल हो गया। आपका टॉपिक ऑनलाइन वालों रिवीजन हो गया आपका। चूंकि मास्टरशीट 1 हो चुकी है तो आपको ब्रेक दिया जा रहा है 20 सेकंड का, 5 मिनट का ब्रेक। ऑनलाइन वालों 5 मिनट का ब्रेक, और बीच में एक ब्रेक में ना थोड़े स्टेप भी, म्यूजिक भी चलाएंगे, ठीक है? रेडी रहना। अच्छा बेटा 5 मिनट का ब्रेक है बच्चों, मैं भी ब्रेक करूंगा।